I'm Amit Varidikilor. We'll skip the introduction. Blah, blah, blah. We are doing parliament. That is the thing. और अगले 3-4 लेक्चर तक हम पार्लियामेंट के ऊपर फोकस करेंगे. पार्ट 5 का चैप्टर नंबर 2 पार्लियामेंट फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 79 टू 122. यही जरूरत है इंट्रोडक्शन जानने के लिए. एंड लेट्स जस्ट सिंपली जंप इनटू द आर्टिकल्स एंड द टॉपिक्स. हमने कल लेक्चर नंबर 26 में पार्लियामेंट की बिगनिंग की थी, जिसमें वी एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पार्लियामेंट की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की कंपोजिशन क्या है. लाइक पार्लियामेंट में होता क्या क्या है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद फिर हमने पढ़ा लोकसभा और राज्यसभा की कंपोजिशन, भाई कितने लोग होते हैं इस अपर हाउस में, लोअर हाउस में. उनके बाद इसमें इलेक्शंस कैसे कैसे किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी से. लोकसभा में अलग अलग, हमारे देश में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनके द्वारा इलेक्शन होते हैं. और राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो स्पेसिफिकली जो विधानसभा एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से इलेक्ट किए जाते हैं. अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग सीट्स दोनों में बांटी गई है पॉपुलेशन के बेसिस पर. लोकसभा की भी पॉपुलेशन के बेसिस पर बांटी गई है और राज्यसभा की भी पॉपुलेशन के बेसिस पर बांटी गई हुई है. उसके बाद स्पेसिफिकली जो रिजर्वेशन है लोकसभा के इलेक्शंस में, लोकसभा में. उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा कितने साल की होती है. भाई राज्यसभा जो है कि का कोई टर्म नहीं है, परमानेंट हाउस है, परंतु राज्यसभा का एक मेंबर जो होता है उसका टर्म होता है 6 साल. छोटा सा न्यूएंस है, ये बात ध्यान रखिएगा. राज्यसभा खत्म नहीं होती है, राज्यसभा का कोई टर्म नहीं है, वो परमानेंट हाउस है. राज्यसभा का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उसका टर्म होता है 6 साल का. तो इस प्रकार से सिस्टम सेट कर रखा है कि हर 3 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं. और यही बात है, कोई भी नॉर्मल सोच सकता है पहली बारी में जब इकट्ठे सबसे सब सेलेक्ट हुए थे तब क्या हुआ, तो फिर लॉटरी निकाली गई थी. लोकसभा का बिल्कुल सेट टाइम है 5 साल, और वो 5 साल में बनती है, 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है. और इट इज ए टेम्परेरी हाउस, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है. जिस दिन पहली बैठक हुई है, अगर उस दिन से एग्जैक्टली 5 साल तक दूसरी लोकसभा नहीं सेटल हुई हो तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, अनटिल अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन हो कि पार्लियामेंट को लॉ पास करके बेसिकली उसका टर्म बढ़ाना पड़े. देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मेंबरशिप से संबंधित कि कौन क्वालिफाइड होता है लोकसभा का मेंबर बनना और कौन डिसक्वालिफाइड होता है लोकसभा का मेंबर बनना का. इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे. बट जस्ट टू गेट यू इनटू द लोकस ऑफ द थिंग्स, आप क्या पढ़ रहे हो, लेट्स ट्राई टू हैव अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. ये जो बिल्डिंग है, एंड यू कैन आइडेंटिफाई इट, सबको ही पता है कि ऐसे कोई गोल बिल्डिंग है जिसके आगे बड़े सारे से खंबे लगे हुए हैं. वेदर यू हैव सीन इट और नॉट, दिस इज आवर इंडियन पार्लियामेंट. इट इज ब्रिलियंट एंड आइकॉन, मतलब आइकॉनिक क्या मतलब, पूरे के पूरे जो देश का लोकतंत्र है वो यहीं से है. दिस इज द लास्ट 1947 के बाद जो भी पूरे के पूरे भारतीय हैं, जितने भी भारतीय हैं, उन सबकी जो डेस्टिनी है वो इस घर के अंदर डिफाइन होती है, डिसाइड होती है. एवरीथिंग इन दिस कंट्री जो भी हुआ है इज रिस्पॉन्सिबल इनसाइड दिस. ये अगर आप अभी गूगल मैप्स पे जाओगे और सैटेलाइट वर्जन को, सैटेलाइट व्यू को ओपन करोगे तो इस प्रकार से आपको दिखेगा. ये हमारा पुराने वाला गोल है, मतलब हमें सामने से नहीं दिखता है, सामने से देखने में फोटो इस प्रकार से आती है, पर अगर बिल्कुल एरियल व्यू देखोगे तो वो गोल दिखेगा. ये हमारा पुराने वाला पार्लियामेंट हाउस है. ठीक है, इसके साथ ही बिल्कुल रोड के दूसरी तरफ एक नया वाला बन रहा है जो कि ट्रायंगुलर शेप का है. राइट, तो ये दो इस प्रकार से ये थे. ये देखिए, ये लोकसभा मार्ग है और ये राज्यसभा मार्ग है. एंड इसी के पास रोड क्रॉस करके सिमिलरली ये वाली एक नई बिल्डिंग बन रही है, न्यू पार्लियामेंट हाउस, जिसको बेसिकली ट्रायंगुलर शेप पे बनाया जा रहा है. अच्छा, लोकसभा मार्ग और राज्यसभा मार्ग किसके बेसिस पर है, ये अभी अभी एक सेकंड में पता चलेगा. ऐसे दिखता है हमारा पार्लियामेंट. ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो नोटिस करना कि इसमें 3 स्ट्रक्चर हैं, 1, 2 और 3, एंड देन देयर इज वन मोर. तो एक सेंटर में है. अगर हम इसको एक बार बीच वाले से देखते हैं, बिल्कुल ऊपर से देखते हैं, देखिए इस प्रकार से बिल्कुल एरियल व्यू में देखने पे एक तो सेंट्रल स्ट्रक्चर है, विल सी ये क्या चीज है, फिर एक ये स्ट्रक्चर यहां पर है, एक स्ट्रक्चर यहां पर है, एक स्ट्रक्चर यहां पर है, और फिर बीच में लॉन्स हैं, बाकी फिर इस प्रकार से. ठीक है, ये वाला सिस्टम है. दूर से देखने पे थोड़ा सा और बड़ा प्यारा सा फोटो है. देखिए, ये हमारा पार्लियामेंट हाउस है. ठीक है, इससे बिल्कुल सीधा अगर आप देखोगे तो ये हमारा प्रेसिडेंट हाउस है, यहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं. एंड दिस इज नॉर्थ ब्लॉक एंड दिस इज साउथ ब्लॉक. अगेन इन रिलेटिव टू द प्रेसिडेंट हाउस के नॉर्थ में ये है और साउथ में ये है. राइट, ये वाला नॉर्थ हो गया, ये वाला साउथ हो गया.
ये वो बिल्डिंग्स हैं जहां पर अगर आप आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, तो आपको काम करने का मौका मिलता है। देश की जो भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो इन्हीं बिल्डिंग में स्थित है, राइट। सो जब आईएएस बन जाते हो या बड़े ब्यूरोक्रेट बन जाते हो तो यू गेट चांस टू वर्क इन दीज ऑर्गेनाइजेशन, इन दीज बिल्डिंग्स, नॉट एक्चुअली द ऑर्गेनाइजेशंस। ये देखिए दूसरे एंगल से दिखा रहा हूं, ये हमारा पार्लियामेंट हाउस है और ये जो खाली पड़ा हुआ था प्लॉट, ये ट्रायंगुलर प्लॉट खाली पड़ा हुआ था, यहां पे हमारा नया पार्लियामेंट हाउस बन रहा है, राइट। ये दोनों हमारा जो अभी बना हुआ है वो भी एक प्रकार से ट्रायंगुलर में बना हुआ है। देखिए ये एक सर्कल हो गया, ये एक सर्कल हो गया एंड ये एक सर्कल हो गया। सो बना अभी भी ट्रायंगुलर वाले में था, बट द शेप of the house was circular. This time we are actually making it in the बिल्कुल उसके रोड के अपोजिट में नया पार्लियामेंट हाउस। देखिए यहां से ये दिख रहा है नॉर्थ ब्लॉक और ये दिख रहा है साउथ ब्लॉक। फोटो में नहीं है बट इसके आगे अगर आप पैरेलल चले जाएंगे तो प्रेसिडेंट हाउस भी दिख जाएगा। दिस इज इट, ये रहा पार्लियामेंट। ये बीच का स्ट्रक्चर है, not visible, so let's not make things out of complex. And if you have brilliant photography एबिलिटीज तो आप कुछ इस प्रकार से भी हमारा पार्लियामेंट हाउस दिखा सकते हैं। जब रात के बिल्कुल ब्लू स्काई में पीछे बैकग्राउंड में मस्ट बी सम फेस्टिवल, प्रोबेबली दिवाली और समथिंग किसी चीज की, या तो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे की किसी सेलिब्रेशन में लाइट अप किया हुआ है। दिस इज अ ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग फोटो, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लेना तुम। एंड दिस इज आवर प्रेसिडेंट हाउस जो कि यहां से दिखता है, राइट। बीच में इधर नॉर्थ ब्लॉक और फिर इधर साउथ ब्लॉक, पैदल पैदल आगे चले जाओगे तो इंडिया गेट आ जाएगा, राइट। ये ऊपर से देख के अब मैं क्यों दिखा रहा था ये, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि अभी हम जिन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली लोकेशन। पार्लियामेंट हाउस तो आपको पता है क्या होता है। देखिए ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, और जो वो बीच वाला स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं सेंट्रल हॉल, और ये लाइब्रेरी है। यहां पे इन्होंने मार्कअप नहीं किया हुआ। सो दिस वन इज लोकसभा, दिस वन इज राज्यसभा। अब आपको पता है, नाउ यू नो व्हेनेवर यू थिंक कि क्या है, अच्छा तो ध्यान में रहेगा, ओके दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राज्यसभा, दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट लोकसभा, दिस इज अ लाइब्रेरी एंड दिस इज अ सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल में भी कई बार मीटिंग होती है, बातचीत होती है, दिखाता हूं मैं अभी आपको, ठीक है। इसीलिए जो ये वाली रोड है इसको लोकसभा रोड कहते हैं, और जो ये वाली रोड है इसको राज्यसभा रोड कहते हैं, राइट। एंड देन इस वाली रोड के यहां पे अब हम एक नया वाला पार्लियामेंट बना रहे हैं, ठीक है। नए वाले पार्लियामेंट का भी जो सिमिलर सिस्टम है इसी प्रकार से, ये यहां पे ऊपर वाली साइड लोकसभा होगी, नीचे वाली साइड राज्यसभा होगी, एंड देन द सेंट्रल हॉल वुड बी देयर। द क्वेश्चन इज दैट व्हाई इज नॉट द लाइब्रेरी ओवर देयर, क्योंकि इसमें तो क्लियर कट एक एक्स्ट्रा फॉर्म में लाइब्रेरी का है। दैट इज अ क्वेश्चन वी नीड टू आस्क आवर पार्लियामेंटेरियन कि सर क्या पढ़ना छोड़ दिया। अच्छा ये राज्यसभा है, दिस इज हाउ द राज्यसभा विल लुक अगर आप उसके अंदर बैठ गए, किसी दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, एंड दिस इज हाउ लोकसभा विल लुक। अब कहीं पर लिखा नहीं हुआ था तो कैसे पहचानते हैं, देखिए इनका कारपेट अलग है। राज्यसभा का जो कारपेट है वो रेड कलर का होता है और लोकसभा का जो कारपेट है वो ग्रीन कलर का होता है। आप कभी टीवी पर कुछ भी आ रहा हो तो ऑटोमेटिकली आप कारपेट देख के पहचान सकते हो कि किस सभा की बात हो रही है, कौन से हाउस की बात हो रही है। रिमेंबर इट, द रेड कारपेट बिलोंग्स टू राज्यसभा एंड द ग्रीन कारपेट बिलोंग्स टू लोकसभा में जो है। मैं यूजुअली देख के इसी प्रकार से मैंने याद किया था, यही देख के मैं पहचानता हूँ। टीवी पर कुछ आ रहा होता है, इन जनरल आपको हमेशा लोगो मिल जाएगा कि वो लोकसभा है का बातचीत हो रही है, राज्यसभा की बातचीत हो रही है। जब थोड़ा और पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा, टाइम पता चल जाएगा कि लोकसभा का इस टाइम आता है, क्योंकि लोकसभा के जो सेशंस होते हैं दे आर स्पेसिफिकली डिफाइंड, पता रहता है कि कौन सा लोकसभा का सेशन चल रहा है, तो उन दिनों में लोकसभा को ही वो बेसिकली प्राइमरली ज्यादातर उसका प्रसारण करते हैं। बट स्टिल यू कैन आइडेंटिफाई रेड बिलोंग्स टू राज्यसभा। तो यानी आज मैं राज्यसभा का एमपी हूं एज फार एज आई कैन सी, बिकॉज आई एम वेयरिंग रेड। एंड लोकसभा का ग्रीन वाला, ये वो सेंट्रल हॉल है, राइट, जिस सेंट्रल हॉल में कभी कभी बैठ के प्राइम मिनिस्टर संबोधित कर देते हैं, प्रेसिडेंट संबोधित कर देते हैं। ये सब बैल्कनीज है जहां पर आप जाकर देख सकते हैं। दीज ऑल आर बैल्कनीज। ये फोटो जैसे लोकसभा की जो है बैल्कनी से ली हुई है, ये राज्यसभा की जो है उसी बैल्कनी से फोटो ली हुई है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आप बैठकर देख सकते हैं यूजुअली डे टू डे। देखिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं एंड दे आर सिटिंग इन द सेंट्रल हॉल, द कारपेट इज ग्रीन, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, पर उन दीवारों से यहाँ पे पहचान में आ जाता है, गोल गोल जैसी दीवारें दिखती हैं। ये हमारी राज्यसभा लोकसभा है, इसी पार्लियामेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। टिल नाउ वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो राज्यसभा है
इसमें कितने लोग होते हैं, कैसे इलेक्ट होकर आते हैं, लोकसभा है, कौन क्वालिफाइड है, कौन डिस्क्वालिफाइड है, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, राइट। इसी प्रोसेस में कंटिन्यू करते वक्त वी हैव रीच्ड द टॉपिक ऑफ द मेंबरशिप, राइट। हम अभी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और मेंबरशिप तक हम पहुंच चुके हैं, जिसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि कौन क्वालिफाइड होता है मेंबर्स बनने के लिए राज्यसभा लोकसभा का, कौन डिस्क्वालिफाइड होता है। नाउ देयर आर टू वेज टू डू इट, राइट। कुछ क्लासिफिकेशंस जो हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस जो हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, राइट। एंड देन कुछ हमारे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, यूपीएससी पेपर 2 का ये टॉपिक है। ये मत सोचना कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है तो पढ़ना नहीं होता है, टॉपिक है उसका, उसमें कुछ क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस दी हुई है, राइट। अब हम एक स्पेसिफिकली बात करेंगे। देखिए, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन तो अलग बात है, परंतु देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सीट जो हो, जो भी राज्यसभा और लोकसभा की सीट है, उस पर कई रीजन हो सकते हैं कि वो वेकेट हो जाए। ऐसे में क्या किया जाता है, व्हाट इज डन व्हेन, उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वैकेटिंग ऑफ द सीट्स। अगर किसी वजह से सीट्स को वैकेट कर दिया जाए तो, राइट, लेट्स सी दैट। देखो, ये स्लाइड के अंदर एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा बोरिंग है बट वील हैव फन विद इट, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। सबसे पहले, डबल मेंबरशिप। अ पर्सन cannot be a member of both houses of parliament at the same time, thus representation of people act 1915 provides। दो हाउसेस के मेंबर नहीं हो सकते, और ये दो हाउसेस में ये भी है, आप एमएलए और एमपी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब किस क्राइटेरिया पे, किस हाउस का मेंबर बनने पे कौन सी सीट खाली करनी पड़ती है, ये हमारे प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। दिस इज द न्यूएंस वी नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले, अगर दोनों हाउसेज में इलेक्ट हो गए, ही मस्ट इंटीमेट विद इन 10 days इन विच हाउस ही डिजायर्स। अगर कोई मेंबर दोनों के दोनों हाउसेज में इलेक्ट हो जाता है, राज्यसभा में भी इलेक्ट हो गया, लोकसभा में इलेक्ट हो गया, 10 दिन के अंदर अंदर, मतलब जो भी इलेक्शन का लास्ट डेट है, जैसे सपोज कीजिए राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के भी इलेक्शन लड़ी है, लोकसभा जीत गए वो इलेक्शन, तो 10 दिन के अंदर अंदर उनको इंटीमेट करना है कि कौन सी सीट रखनी है। अगर नहीं इंटीमेट किया तो राज्यसभा की चली जाएगी। ये प्रीलिम्स की यहां पर ट्रिक ये है, ये दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न, कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी सीट जाती है और कौन सी रहती है। तो राज्यसभा की जो है वो हो जाएगी वैकेंट। इट्स एज सिंपल एज दैट। दोनों हाउस के मेंबर हो, अगर इंटीमेट नहीं, इट डजंट मैटर कि राज्यसभा की बाद में मिली है या पहले मिली है, अगर दोनों हाउस के मेंबर हो और अगर 10 दिन में इंटीमेट नहीं किया कि मेरे को चॉइस है, यू कैन टेक राज्यसभा और लोकसभा इफ यू वांट, बट इफ यू डू नॉट गिव अ नोटिस, नोटिफाई नहीं करोगे, तो फिर राज्यसभा की खाली हो जाएगी, तब आप सिर्फ लोकसभा के रहेंगे। अच्छा, इफ ए सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज आल्सो इलेक्टेड टू अदर हाउस, हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकम वेकेंट। अच्छा, ये वाली बात है। अगर लोकसभा के आप मेंबर हैं, पहले से ही है, बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं 1 साल से, एंड देन राज्यसभा में इलेक्ट हो गए, तो ऑटोमेटिकली लोकसभा की वैकेंट होगी। अगर राज्यसभा के आप काफी देर से मेंबर है और फिर लोकसभा में इलेक्ट हो गए, तो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले हाउस की मेंबर हो जाएगी। ये वाली सिचुएशन तब होती है जब दोनों इलेक्शंस इकट्ठे जीते हो आपने, और ये वाली इलेक्शन तब होती है जब पहले से किसी हाउस के मेंबर थे तब। इफ ए पर्सन इज इलेक्टेड इन 2 सीट्स इन अ हाउस, ही शुड एक्सरसाइज हिज ऑप्शन फॉर 1, अदरवाइज बोथ सीट्स बिकम वैकेंट। ये बोथ सीट्स बिकम वैकेंट, ये 2 सीट्स इन हाउस का मतलब क्या है कि लोकसभा के लिए जब आप लड़ते हैं तो अगर आप चाहें तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से बेसिकली इलेक्शन लड़ सकते हैं। आपको याद होगा कि 2019 में जब इलेक्शंस हुए थे और राहुल गांधी जी थे, तो राहुल गांधी ने 2 जगह से इलेक्शंस लड़े थे। एक वो हार गए थे स्मृति ईरानी के अगेंस्ट, और उसके बाद जो केरला की सीट थी उससे वो जीत गए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़े थे। एक गुजरात की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा था, एक वाराणसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा था, और वो दोनों जीत गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने गुजरात की खाली करी और फिर वाराणसी से बेसिकली वो इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब ये बात ध्यान रखिए कि अगर वो नहीं खाली करते, इफ इट वुड नॉट डू इट, ये 2 सीट्स इन द हाउस का ये मतलब है, ठीक है। तो ये ऊपर वालों से कनेक्टेड नहीं है कि अलग अलग हाउस की बात है, ये एक ही हाउस की। लोकसभा में अब 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े और दोनों से जीत गए, ये अलाउड होता है। तो राहुल गांधी ने भी 2 से लड़े थे, लेकिन वो अमेठी की हार गए थे और केरला वाली से जीत गए थे, तो उनको कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वो 1 से ही जीते थे। नरेंद्र मोदी जी 2 से लड़े थे, गुजरात की से लड़े और वाराणसी की से, और दोनों जीत गए। तो फिर अब उनको 1 खाली करनी पड़ी, तो उन्होंने बोला कि मैं गुजरात की खाली कर रहा हूं और मैं वाराणसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माना जाऊंगा, इस प्रकार से। अदरवाइज अगर वो नहीं करते तो बोथ द सीट्स वुड हैव बिकम वैकेंट, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में दोनों खाली हो जाती। अब मोदी जी को तो वैसे हटा नहीं सकते थे, इन एनी सिनेरियो देयर वुड हैव बीन समथिंग एल्स, फिर उनको राज्यसभा से लाके फिर दोबारा से इलेक्शन हो जाते नेवरदलेस। सिमिलरली ए पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर ऐसा होता है, इट डज नॉट रिजाइन हिज सीट। अच्छा, ये वाला देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई एमएलए है
और कोई एमपी है, ठीक है, दोनों सीटें जीत गया, एमएलए की भी जीत गया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी जीत गया, ऐसी सिचुएशन में अगर एमएलए से रिजाइन नहीं किया तो एमपी की खाली हो जाएगी। बस ये बात ध्यान रखना। सो दिस देयर आर 4 सिचुएशंस इन दिस, यू नीड टू रियलाइज कि किस सिचुएशन में कौन सा पलटा क्या क्या होता है, राइट, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। अगर आप दोनों सीटों से जीत गए, राज्यसभा में भी जीत गए हो, लोकसभा में भी जीत गए हो, अगर इंटीमेट नहीं करोगे 10 दिन में कौन सी सीट चाहिए, तो राज्यसभा की सीट जाएगी। यहां पे मतलब लोकसभा को थोड़ी सी प्राइमेसी दी गई है, ठीक है। दूसरा, अगर सिटिंग मेंबर हो किसी भी हाउस के और दूसरे हाउस का सीट जीत गए हो तो पुराने वाली चली जाएगी। यहां पर मतलब पुराने नए पुराने का कॉन्सेप्ट है, नए वाला रखा जाएगा। राज्यसभा के पहले ही मेंबर थे, लोकसभा जीत गए तो ये सीट गई, लोकसभा के पहले मेंबर थे, राज्यसभा जीत गई तो ये सीट गई। सिंपल वाली बात है। दूसरा, एक ही हाउस में 2 सीटें जीत गए तुम, 2 इलेक्शन करके आ गए थे, तो अगर इंटीमेट नहीं करोगे तो दोनों खाली हो जाएंगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहोगे, राइट, दोनों ने, अगर आपने नहीं बताया तो दोनों की दोनों चली जाएंगी। एंड लास्ट वन, अगर एमएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हो और बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए हो, इफ यू डू नॉट इंटीमेट विद इन 14 डेज कि क्या कर रहे हो, रिजाइन नहीं करोगे एमएलए से, तो फिर बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली ऑटोमेटिकली चली जाएगी। बस इतना ही सिस्टम है, याद कर लीजिएगा, ये जीतने वाले हो। एब्सेंस, अच्छा दिस इज इंटरेस्टिंग, ये पहली बार सुना होगा आपने, क्या नाम है, अ हाउस कैन डिक्लेयर द सीट ऑफ अ मेंबर वेकेंट if he is absent from all its meeting for a period of 60 days without his permission। तो अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लंबी छुट्टी पे चला जाए 60 दिन से अधिक, तब हाउस ये बोल सकता है, हाउस या दिन की मतलब कि फिर उस समय स्पीकर डिसीजन लेते हैं हाउस के, जो वो उस समय उनकी प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष जो हैं वो स्पीकर होते हैं, या मतलब राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन उनको कहा जाता है, और लोकसभा में स्पीकर है। तो ये दोनों अध्यक्ष होते हैं अपने अपने हाउसेस के, ये डिसीजन ले लेंगे कि ये आदमी 60 दिन से नहीं आया, इसका काम करने का मन नहीं है, ये सीट खाली करो, नई इलेक्शन करवा दो यहाँ पर, ठीक है। इसमें ये वाली बात है कि विच द हाउस इज प्रोरोग्ड और एडजर्न्ड फॉर मोर देन 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो अगर हाउस ही 4-5 दिन के लिए एडजर्न हो गया है तो उसको छुट्टी नहीं माना जाएगा। ये एक्चुअली में जब हाउस बैठा हुआ हो उसी चीज को काउंट करते हैं 60 वाला, नथिंग, बस जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या आप एमपी बनने के बाद अपनी सीट खो सकते हैं। हाँ, अगर आप 60 दिन तक एब्सेंट रहेंगे तो आप खो सकते हैं विद परमिशन। ऐसा कोई होता नहीं है, कई बार हमारे जो अच्छे अच्छे राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड हैं, सचिन तेंदुलकर जी हो गए, रेखा जी हो गई, वो कभी नहीं आते हैं, लंबे समय तक नहीं आते हैं, लेकिन अगेन दे जस्ट गिव अ रिटर्न लीव एप्लीकेशन दे देते हैं वो कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए दूसरा, एवरी मेंबर ऑफ ईदर हाउस हैज टू मेक और सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट, ठीक है, और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस। तो कोई भी आदमी अपनी राज्यसभा का मंत्री हो, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो जब भी अपनी सीट ग्रहण करेंगे उससे पहले उनका शपथ ग्रहण समारोह होता है जिसके प्रेसिडेंट दिलाते हैं। प्रेसिडेंट नहीं हो तो वो किसी को अपॉइंट भी कर सकते हैं। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो कसम है या जो शपथ है, ये बेसिकली हमारे शेड्यूल में दी गई है। द क्वेश्चन इज दैट आई हैव टोल्ड यू कि कौन से शेड्यूल में दी हुई है। तो आप मुझे बताइए, अगर आदमी ने वोट नहीं ली है, if the person has not taken the oath, he cannot vote and participate in the proceedings of the house and is not eligible to parliamentary privileges or immunities। तो ओथ लेना इज इंपॉर्टेंट। अब जब तक आप ओथ नहीं लोगे तो आप जो लेजिस्लेशन होने लग रहा है, जो लॉ बनने लग रहे हैं, उनके ऊपर आप वोट नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप एक बस आपका इलेक्शन हुआ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, बट टू बी ए ट्रू मेंबर, प्रैक्टिकल मेंबर, काम में हाथ बटाने के लिए आपको ओथ लेना जरूरी पड़ेगा, ठीक है। दैट इज इट। आज का हमारा जो एक्चुअल एजेंडा है जिसको हम पढ़ेंगे, वो बेसिकली आज हम पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, उसी लोकसभा और राज्यसभा जिसकी हमने फोटो देखी थी, राइट। राज्यसभा मतलब कि लाल कारपेट, लोकसभा मतलब कि ग्रीन कारपेट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इफ आई टेल यू आई एम वेयरिंग अ रेड टी शर्ट, मतलब कि राज्यसभा। हाउएवर मेरे पीछे एक पर्दा लगा हुआ है जो कि ग्रीन कलर का है, जो कि लोकसभा, एंड आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस क्लास। सो राइट नाउ आई हैव क्रिएटेड अ होलिस्टिक पार्लियामेंट in a very weird conceptual sense of the way. Let's start with what we will do today. Presiding officers. Okay, we are doing presiding officers. लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ लिया इन जनरल, राइट। कितने लोग होते हैं, कौन कौन सिलेक्ट होता है, कौन कौन इलेक्ट होता है, वी हैव अंडरस्टूड इट। अब उसी लोकसभा और राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन उनको चलाता है, उन सारे के सारे जब हमने देखा था, आप फोटो देखिए दोबारा से, यहां पर जब भी ये लोकसभा हो गई तो यहां पर एक सबके सब एक ही तरफ देख रहे हैं, एवरीवन इज पॉइंटेड एट सेंटर। उसी प्रकार से यहां पर देखिए, एवरीबडी इज पॉइंटेड टुवर्ड्स वन पर्सन। ये जो है ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर है,
दिन में क्या काम होगा क्या नहीं होगा, यही बेसिकली दे आर द पर्सन हु कैन टेक डिसीजंस ऑन दैट। इन्हीं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में आज हमें पढ़ना है। लोकसभा में दो होते हैं, एक का नाम है स्पीकर, दूसरे का नाम है डिप्टी स्पीकर। राज्यसभा में दो होते हैं, एक का नाम है चेयरमैन, दूसरे का नाम है डिप्टी चेयरमैन। और उसके बाद जो पार्लियामेंट है उसमें लीडर्स कौन कौन होते हैं स्पेसिफिकली, मतलब कि एक तो लीडर ऑफ मेजोरिटी होगा, राइट, लीडर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ राज्यसभा, उसके बाद जो एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, एंड देन देयर इज इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ व्हिप। व्हिप उसको भी पार्लियामेंट में एक प्रकार का वो लीडर होता है। व्हिप, व्हिप क्या होता है वो आपने सुना होगा, हंटर, वो जो घोड़े को ऐसे हंटर मारता है ऐसे वाला, वो एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। व्हाट वी विल, हम उसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द स्पीकर। ये हमारे टॉपिक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टॉपिक थे। वी आर डिस्कसिंग दीज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस जो कि लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद द स्पीकर वन, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा हम सारे के सारे करते जाएंगे। स्पीकर कौन होता है? सिंपल बात है, स्पीकर कौन होता है? हर एक पार्लियामेंट के हाउस का एक एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फॉर द लोकसभा एंड चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन फॉर द राज्यसभा। नाम अलग अलग है, काम इनके सेम है, ठीक है। इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो लोकसभा में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको बोल देते हैं स्पीकर, और जो राज्यसभा में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको बोल देते हैं चेयरमैन। अच्छा, राज्यसभा के बारे में आपको पहले से ही पता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है। A panel of chairperson for the Lok Sabha and a panel of vice shall is also appointed। ये टॉपिक मैं पहले ही बता देता हूं, इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, दोनों के दोनों क्या करते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, हर एक में ये अपना अपना स्पीकर इलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। स्पीकर इलेक्ट कर लिया और डिप्टी स्पीकर इलेक्ट कर लिया, यहाँ पर चेयरमैन इलेक्ट कर लिया, वाइस चेयरमैन इलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये दोनों होने के बाद ये एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाते हैं, मतलब कि 10 लोगों को इलेक्ट किया जाता है। अगर चेयर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अवेलेबल नहीं हो तो उनमें से कोई भी स्पीकर का कार्य कर सकता है। उसी प्रकार से अगर राज्यसभा में भी एक पैनल बनाया हुआ है 10 लोगों का, अगर कोई भी चेयरमैन अवेलेबल नहीं है, वाइस चेयरमैन नहीं हो, तो उन 10 में से कोई भी बेसिकली उस दिन चेयरपर्सन का काम कर सकता है, राइट। वैसे उनका कोई काम नहीं है इसके अलावा वो जो चेयरपर्सन का जो ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया जाता है, इसका कोई काम नहीं होता है। ये यूजुअली यूपीएससी ने कभी जिंदगी में पूछा भी नहीं है, तो इसलिए बस चुप के रखो, ये आएगा किसी दिन। चलिए, तो हम स्पीकर पढ़ रहे हैं और स्पीकर के टॉपिक में उसका इलेक्शन कैसे किया जाता है और उनका टेन्योर क्या होता है, विल डिस्कस दैट। पावर्स एंड फंक्शंस, आखिर ये है कौन, इज इट इंपॉर्टेंट? यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि अ स्पीकर इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ यूनियन मिनिस्टर। दिस इज इंटरेस्टिंग टू मी ऑल्सो एक्चुअली में, सो दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू यू ऑल्सो। एंड उसकी इंडिपेंडेंस और इंपार्शियलिटी के बारे में लेट्स सी कि स्पीकर पर प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आई विल बी स्टार्टिंग विद द इलेक्शन एंड द टॉप। स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा from amongst its members as soon as may be after its first sitting। तो जैसे ही स्पीकर का ऑफिस वेकेंट होता है, लोकसभा इलेक्ट्स अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। द डेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब 543 लोग इलेक्ट होकर लोकसभा में आते हैं तो इन 543 में से एक को स्पीकर बना दिया जाता है। याद रखिए, वन ऑफ देम इज स्पीकर। तो लोकसभा में जब वोटिंग होती है ना, तो 543 नहीं, हमेशा 542 लोग करते हैं ऑलवेज, अनटिल अनलेस एक ड्रॉ हो जाए, एक टाई हो जाए। यानी कि अब 543 में से एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनकर, प्रेसिडेंट बनकर वहां पर बैठ जाता है। किस दिन इलेक्शन होने हैं वो बेसिकली प्रेसिडेंट डिसाइड कर देता है। जैसे कि लोकसभा बनी, भाई लोकसभा 20 मई को बनी गई, 2019 को 20 मई को, 24 को बनी थी टेक्निकली, ठीक है, 24 मई 2019 को बन गई। अब यहां पर डिसाइड कर लिया जाता है कि कब इलेक्शन होंगे। यूजुअली जिस दिन पहले लोकसभा बैठती है ना, वो बैठते ही काम ये करते हैं, उनके पास एक ही काम होता है कि स्पीकर चुनना है हमको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा। यूजुअली जो लोकसभा की लाइफ है वही स्पीकर की लाइफ है, राइट। 5 साल के लिए लोकसभा होती है, 5 साल के लिए स्पीकर होता है। देयर इज ए पोजीशन की वैकेट हो सकता है, क्यों? अगर वो लोकसभा का मेंबर ना हो। अब यहां पर देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो किसी भी हाउस का मेंबर है। हाउएवर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा शैल बी मेंबर ऑफ द लोकसभा, ये अलग से बाहर से नहीं आ सकता है। उसी प्रकार से इफ ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द डेप्यूटी स्पीकर, रिजाइन है, लोकसभा में जो सबसे सीनियर पोजीशन है वो स्पीकर की है, ठीक है। वो अपने से ऊपर किसको रिजाइन करेगा? टेक्निकली लॉजिकली स्पीकिंग प्रेसिडेंट को कर सकता था वो, राइट, क्योंकि प्रेसिडेंट उससे ऊपर है। प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, वी हैव ऑलरेडी डन इट। पता नहीं फिर इन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया इस बारे में। लेकिन स्पीकर शायद
पार्लियामेंट से दूर जाना पड़ता था इसीलिए। डोंट टेक दैट सीरियसली। तो डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन दे देता, तो रिजाइन दे देता, फिर सीट खाली हो जाएगी। इफ ही इज रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन, सच ए रेजोल्यूशन, ठीक है। दूसरा, लोकसभा के सारे जो मेंबर हैं वो एक रेजोल्यूशन पास करके बेसिकली उसको हटा सकते हैं, लेकिन अगेन वो रेजोल्यूशन आसानी से पास नहीं होगा। जब किसी को ऐसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस को जब भी हटाना होता है ना, किसी भी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हटाने का है, तो आप गिन के रख लो कि वो हमेशा स्पेशल मेजोरिटी से ही हट सकता है, कोई भी सिंपल मेजोरिटी से कभी भी नहीं हटेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आइए मैं बताता हूं लेकिन कहां पर सिंपल मेजोरिटी भी यूज होती है। जब रिमूवल हो स्पीकर का, ऐसे वाला रेजोल्यूशन पास हो रहा हो हाउस में, ही कैन नॉट प्रिजाइड एट द सिटिंग ऑफ द हाउस दो ही मे बी प्रेजेंट। अब लॉजिकली वाली बात है भाई, इसी को तो हटाने की बात कर रही है, अब उसको प्रेसिडेंट बना देंगे तो कैसे काम चलेगा? We can figure that out automatically. However, he can speak and take part in the proceedings of the House at such a time and vote in the first instance, though not in the case of an equality of the votes. ये क्या बात है? इंटरेस्टिंग बात सुनिए। ये एक्चुअली में हम ये सेंटेंस जो है इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसका मतलब क्या है। अगर हमें स्पीकर को हटाना है लोकसभा में, ठीक है, आप लोकसभा में चले गए, आप लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक स्पीकर आपने चुन लिया था नया, 2 साल हो चुके हैं एंड आपकी पार्टी पूरे के पूरे लोकसभा ने डिसाइड किया कि अब इसको हटाया जाता है। 14 दिन का उनको नोटिस दिया जाएगा कि वी आर रिमूविंग यू, एक प्रपोजल है। जिस दिन प्रपोजल एंटर होगा उस दिन वो प्रेसिडेंट का काम नहीं करेंगे, राइट, समबडी एल्स विल बी, डिप्टी स्पीकर विल बी और समबडी एल्स विल बी, ठीक है, वो नहीं होंगे, लेकिन वो उस दिन हमारे उसके हाउस के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। सेम चीज राज्यसभा में भी होनी है, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, यहां इस सेंटेंस, ही कैन स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस एट सच अ टाइम एंड वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो जब वोट होगी ना उसके ऊपर स्पीकर को हटाने के लिए, रिमूवल के लिए, ही कैन वोट इन दैट, वो मतलब उसके अगेंस्ट ही वोट करेगा बट टेक्निकली, बट वो वोट कर सकता है, बट नॉट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ द वोट्स। लेकिन अगर बराबर बराबर वोट्स डली तो वो वोट नहीं कर सकता, तब उसकी वोट काउंट नहीं होगी। तो किसी 200 लोगों ने बोल दिया लोकसभा में कि स्पीकर को हटाओ, 200 ने बोल दिया कि स्पीकर को नहीं हटाओ, नाउ द स्पीकर कांट वोट। अब जो ये टाई होगा ना, ये बेसिकली जो डेप्टी स्पीकर है वो क्लियर करेंगे। दिस इज व्हाट द थिंग इज दैट कि यूजुअली हमारे 543 मेंबर है, 543, और एक हम बना देते हैं स्पीकर। तो जब भी वोटिंग होती है ना लॉ के ऊपर, कानून बनाने के लिए, किसी भी चीज के लिए डिसीजन लेना, तो उसके लिए वोट होती है, तो स्पीकर वोट नहीं करता है, स्पीकर डजंट वोट, सिर्फ एक ऑप्शन में करता है, क्या, जब टाई हो जाता है। तो जैसे कोई कानून बना था, जैसे कृषि कानून बनाना, अब कृषि कानून के ऊपर वोट डली, 200 लोगों ने हाँ कर दी और 200 लोगों ने ना कर दिया, बिल्कुल स्किप हो गया, 400 ही लोग आए थे उस दिन। अब इसमें स्पीकर वोट कर सकता है, इन जनरल वो वोट नहीं करता, इसमें वोट कर सकता है। सो दिस इज द न्यूएंस हियर कि जब स्पीकर को रिमूवल करने की बात चल रही होती है तो ही कैन वोट इवन इन द फर्स्ट इंस्टेंस, बट वो तब वोट नहीं करता जब इक्वालिटी ऑफ द वोट्स हो जाए, मतलब उल्टा है, राइट। ऑर्डिनरी सिचुएशन में स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भी कानून पास हो रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है, वो वोट नहीं करेगा अनटिल अनलेस इक्वल वोट हो गई, यस भी इक्वल, नो भी इक्वल, अब ये डिसाइडिंग वोट करता है कि मैं वोट करके बताऊंगा फाइनली। वेयर एज जब रिमूवल हो रहा हो स्पीकर का, तो ये पहले ही वोट कर सकता है। इंडीड इसका वोट सिर्फ तभी काउंट नहीं होगा जब इक्वालिटी ऑफ द वोट्स पड़ जाएंगी। तो 200-200 अगर वोट हो गई और स्पीकर ने कर रखी थी 201 नो की साइड की, नहीं मुझे मत हटाओ, तो फिर वो वोट काउंट ही नहीं होगी, 200-200, ये टाई ब्रेकर हो गया। इसको बेसिकली फिर डिप्टी स्पीकर हटाएंगे। यही एक एक्चुअली भी कैच है कि स्पीकर इक्वालिटी ऑफ द वोट से पहले कब वोट करता है, सिर्फ और सिर्फ इन द केस ऑफ हिज ओन रिमूवल। अच्छा, द ट्रिक हियर इज दैट कि हम जब लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो जो लोकसभा के चेयरमैन है, ही कैन नॉट वोट इवन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो इसने किया ना ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट, वो वोट ही नहीं कर सकते हैं। लोकसभा के जो चेयरमैन है, अगर उनके रिमूवल का जो प्रपोजल पास हो रहा है तो वो वोट ही नहीं कर सकते हैं, आएगा वो। It should be noted here that whenever the Lok Sabha is dissolved, the Speaker does not vacate his office till the newly elected Lok Sabha meets. ठीक है, तो लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, हमें पता चल गया कि लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद 2 चीजें बाकी रहती है। कौन कौन सी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होनी ही चाहिए, वरना कोई भी प्रेसिडेंट कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेगा तो वो माना ही नहीं जाएगा, वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, दूसरा स्पीकर। ये दोनों चीजें हैं जो कि लोकसभा के डिसॉल्व होने पे लॉजिकली हमें ऐसा लगता है कि लोकसभा के डिसॉल्व होने पे भी खत्म हो जानी चाहिए। क्यों भाई? लोकसभा डिसॉल्व हुई है, लोकसभा का ही एमपी था स्पीकर, और लोकसभा डिसॉल्व है तो फिर स्पीकर क्यों कंटिन्यू करेगा? फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो लोकसभा से ही निकले थे सारे के सारे, 70-80 जितने भी थे, तो फिर वो क्यों कंटिन्यू करेंगे? बट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि द पोजीशन ऑफ द स्पीकर, वो स्पीकर रहेगा जब तक अगली बार मिलके एक नई हम उसको सेलेक्ट, नए स्पीकर को सिलेक्ट न कर ले।
जो स्पीकर होता है इसकी जो पावर है उसके तीन सोर्सेज हैं। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज अगेन इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, वी आर रीडिंग इट। उसके बाद रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, और बाकी हो गए पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो लिखी नहीं हुई हैं परंतु बिल्कुल एकदम रूल्स की तरह फॉलो की जाती है, बिल्कुल एकदम रूल्स की तरह फॉलो की जाती है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया हुआ है। यूनाइटेड किंगडम में कई प्रकार के ऐसे पार्लियामेंट्री कन्वेंशन हैं, उन्हीं पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से हम कई प्रकार की जो चीजें हैं वो नॉर्मली होती रहती हैं और हम उसी को फॉलो करते हैं। नथिंग, नो चेंज हैज एवर बीन डन इन दैट, ठीक है। ऑल डूअर ही हैज द फॉलोइंग पावर एंड ड्यूटी। आज देखते हैं कि स्पीकर के पास पावर कौन कौन सी होती है। क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से कुछ में से, तो ज़्यादा ध्यान से सुनो। सबसे पहले, ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस फॉर कंडक्टिंग इट्स बिजनेस एंड रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीडिंग्स। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर लोकसभा के समय कोई बैठा हुआ शोर वोर मचा रहा हो तो स्पीकर उसको चुप करने के लिए बोल सकते हैं कि आप चुप हो जाइए। अगर नहीं माने, ज्यादा उद्दंड हो जाए कोई एमपी, तो फिर बेसिकली बाहर से मार्शल को बुला के उसको उठा के हाउस से बाहर ले जाया जा सकता है। ये पावर है स्पीकर की। मतलब कि वहां पर हाउस में उस समय सबसे ज्यादा जो पावरफुल आदमी है वो बेसिकली स्पीकर है। He is the final interpreter of the provision of the constitution, conduct of business of Lok Sabha within the house। याद रखना, ये कंफ्यूजन में ना आ जाना। इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। लेकिन जरूरत पड़ने पे जो हाउस है, वो जो गोला अंदर है, अगर उसमें लोकसभा में बैठे हुए हैं तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन की कोई इंटरप्रिटेशन चाहिए तो उसके लिए जो फाइनल अथॉरिटी है वो है हमारा स्पीकर। एंड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अगर इसमें भी कोई एम्बिग्यूटी होगी तो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस का नहीं है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन याद रखिए कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस को कोई तोड़ देगा तो उसको लीगली कुछ गलती से कुछ भी नहीं कर सकता, उसको कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है। इट्स ए कन्वेंशन बस, बट उसका बहुत ज्यादा पावरफुल कस्टम का फोर्स होता है। उसका जो भी उसको कोई तोड़ने की कोशिश करता है वो यूजुअली पूरे के पूरे प्योर 100% कंसेंसस के साथ ही किसी पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस को तोड़ा जाता है। चलिए, ही एडजर्न्स द हाउस और सस्पेंड्स द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ अ कोरम। कोरम का क्या मतलब है कि अगर 10%, 10% इज द कोरम। अगर जो लोकसभा और राज्यसभा है उसके टोटल 10% लोग भी ना आए हो तो उस दिन काम कैसे करें। इट इज समथिंग लाइक, जो कि अगर स्कूल में आपकी क्लास में 40 बच्चे थे और किसी दिन आप टीचर गई और सिर्फ 3 ही आई थी, अब उन 3 बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। तो टीचर कहती है कि तुम भी जाके छुट्टी बना लो भाई, अब जब बाकी सबके सब एब्सेंट ही हो गए हैं। तो यही हमारे राज्यसभा और लोकसभा में होता है, जहां पे कोरम रखा गया है 10%। यानी कि अगर 10% काउंट करेंगे तो ये हमारा राज्यसभा का हो गया 25% और लोकसभा का हो गया हमारा 25% 25 एज इन द 25 नंबर्स एंड 55। तो अगर लोकसभा में 55 लोग से कम आए हो तो फिर स्पीकर बोलेगा कि घर जाओ सबके सब, वापस आइए, कुछ खाली क्या करेंगे अब हम बैठे हुए यहाँ पे। सेम हैपेंस विद द राज्यसभा कि अगर 25 से भी कम आए हो तो कोई काम नहीं होता है। सो इन द एब्सेंस ऑफ अ कोरम, इफ द 10% ऑफ द पीपल आर नॉट अवेलेबल, तो छुट्टी हो जाती है। द कोरम टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ द हाउस इज 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। जब वोट हो रही होती है तो वो लॉ के ऊपर वोट नहीं करते हैं। ही कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। मतलब किसी लॉ पे बराबर बराबर वोटिंग हो गई, 200 हाँ भर दिए, 200 ना भर दिए, एंड एवरीबडी वुड बी लाइक लुकिंग एट द स्पीकर, सर अब तो आप ही दया दृष्टि दिखाएं। तब वो डिसाइड करता है और वो जिधर भी वोट कर देंगे फिर वो उसी दिन हो जाएगा। सच वोट इज कॉल्ड कास्टिंग वोट एंड इट्स पर्पस इज टू रिजॉल्व अ डेडलॉक। बहुत रेयरली सिचुएशन होती है, नथिंग कॉम्प्लेक्स हियर, बट यस स्पीकर के पास ये वाली पावर है। He presides over a joint sitting of the two houses. Such a sitting is summoned by president to settle a deadlock between the two houses on a bill. अच्छा, अब याद रखिए, पहले तो एक तो हाउस के अंदर डेडलॉक तो तभी आएगा जब बराबर बराबर वोट हो गई। 200 लोगों ने यस कर दिया, 200 लोगों ने नो कर दिया, तो हाउस के अंदर डेडलॉक हो गया। लेकिन सपोज कीजिए लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा पास करने को तैयार नहीं है, राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा को तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्या करते हैं, सबके सब इकट्ठे मिल जाते हैं कि अब इकट्ठे मिलके फिर वोट करेंगे, उसमें से जो 50% से ऊपर निकाल लेगा उसकी मानी जाएगी। ऐसे में जब इकट्ठा बैठे हो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के दोनों, तब वोट कौन करता है, तब प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर। राज्यसभा का चेयरमैन नहीं करता है, तब लोकसभा का स्पीकर, उसको सीनियरिटी है इस मामले में। विच इज वियर्ड टू से, व्हाई, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इफ यू थिंक अबाउट इट। एंड जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में यहां पर प्रेसिडेंट है नंबर 1 के ऊपर, और दूसरे नंबर पर वाइस प्रेसिडेंट है, और तीसरे नंबर पर प्राइम मिनिस्टर है।
एक अनऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की है कि सबसे सीनियर कौन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको लीगली कहीं पर लगाना होता है, बट एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसके बाद पीएम है, उसके बाद गवर्नर्स हैं, और फिर आके जाके 7वें नंबर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, और 8th नंबर पर यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं। यूनियन मिनिस्टर से ऊपर होते हैं स्पीकर, याद रखिए, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पीकर। स्पीकर इज मच मोर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में स्पीकर यूनियन मिनिस्टर से भी ऊपर है। अमित शाह और राजनाथ सिंह से ऊपर होते हैं ओम बिरला इन द वारंट ऑफ द प्रेसिडेंस, याद रखिए। अब द फनी थिंग इज दैट कि वाइस प्रेसिडेंट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में काफी ऊपर है, वो तो सीधा प्रेसिडेंट के ऊपर है, और स्पीकर ऑलमोस्ट 7th नंबर पे आते हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। बट उसके बावजूद भी जब लोकसभा और राज्यसभा साथ बैठती हैं तो लोकसभा का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो लीड करता है उनको, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे। ही कैन अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग एट द हाउस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? लीडर ऑफ द हाउस यूजुअली प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर है तो लोकसभा प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो अगर या फिर आप ये समझ लीजिए कि जो मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर होते हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट जो पावर में है, जो पार्टी पावर में है उसका लीडर होता है, उसको लीडर ऑफ द हाउस कहते हैं। तो हमारे लीडर ऑफ द हाउस कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी अगर स्पीकर को चुपचाप से कहेंगे एक सीक्रेट मीटिंग बिठा लो, सीक्रेट मीटिंग, कुछ सीक्रेट बातें करेंगे सब मिलके, तब वो सीक्रेट मीटिंग बुला सकते हैं लोकसभा की, और उस समय बेसिकली कोई भी चेंबर, लॉबी, गैलरीज में से बेसिकली सबको हटा दिया जाता है, कोई भी नहीं रहता है। फिर ये सब बैठ के चुपचाप से सीक्रेट में बातें करते हैं एक दूसरे से, कुछ भी जो भी इनका मन करता है। अब वो सीक्रेट है तो हमें पता नहीं चलता है कि क्या सीक्रेट है, बट दे कैन डिस्कस एनीथिंग व्हाट दे वांट। He decides whether a bill is a money bill or his decision on that question is final. When a money bill is transmitted to Rajya Sabha, presented to the speaker endorses on the bill that the certificate. ये इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से सुनिए इसको। राज्यसभा का जो चेयरमैन है और लोकसभा का जो स्पीकर है, इन दोनों की जो पावर्स है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सेम है, एक्सेप्ट दिस इज एन एक्स्ट्रा वन। ये लोकसभा के पास इंपॉर्टेंट वाली पावर है कि जो लोकसभा का जो स्पीकर है ना, जब बिल पास होते हैं तो अलग अलग प्रकार के ना बिल होते हैं, ठीक है। एक ऑर्डिनरी बिल हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो गया, ये फाइनेंशियल बिल हो गया, ये मनी बिल हो गया, ठीक है। मनी बिल कौन सा बिल होता है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल में लिखा हुआ है कि दिस इज मनी बिल, इस चीज को मनी बिल कहा जाएगा, ठीक है। ये बात कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है, ये बात जो है ये स्पीकर लिख कर देता है। स्पीकर बताता है कि ये मनी बिल है और इसका डिसीजन फाइनल होता है। अगर इसने बोला मनी बिल है तो मनी बिल है, अगर इसने बोला मनी बिल नहीं है तो मनी बिल नहीं है। ही डिसाइड्स द क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा में से कौन कौन आदमी डिस्क्वालिफिकेशन होने के लायक है डिफेक्शन के नाम के ऊपर, तो वो बेसिकली इसी बात को जो डिसाइड करते हैं। हमारे यहाँ पर शेड्यूल है ना, तो 10वें शेड्यूल में एक सिस्टम दिया हुआ है हमने कि जब लोग डिफेक्ट कर जाए, कि भाई डिफेक्ट करता है कि अपनी बीजेपी की पार्टी से इलेक्ट हुआ था, फिर वो उसके बाद चला जाए कांग्रेस में, इस प्रकार से तो डिफेक्शन हो जाएगा। इस चीज को रोकने के लिए, इस चीज को इलीगल करार देने के लिए हमने 10th शेड्यूल जोड़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे में जो ये डिसीजन है कि पता चले कि किसी ने डिफेक्ट किया तो उसको डिस्क्वालीफाई करना पड़ता है। कौन करता है इसको? द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। लोकसभा में स्पीकर करते हैं। He acts as the ex officio chairman of the Indian parliamentary group and the ex officio chairman of the presiding officers of legislative bodies in the country. Ex officio का मतलब by virtue of, कि मतलब जो भी स्पीकर है वो ऑटोमेटिकली, मतलब कोई सोचने समझने की बात नहीं है। तो पूरे के पूरे वेरियस पार्लियामेंट है, उन सबने ना एक ग्रुप बना रखा है, पार्लियामेंट्री ग्रुप, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। तो ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। तो इंडियन पार्लियामेंट ग्रुप जब यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट ग्रुप से और जब ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ग्रुप से या फिर जापानीज पार्लियामेंट ग्रुप से बात करते हैं तो चेयरमैन कौन होगा? उसका स्पीकर। हमारे जो अभी प्रेजेंट स्पीकर है उनका नाम है ओम बिरला, बीजेपी पार्टी के हैं। He appoints the chairman of all parliamentary committees of Lok Sabha, supervises their functioning. He himself is the chairman of the Business Advisory, Rules Committee and General Purpose Committee. जैसे कैबिनेट में काम करने के लिए अलग अलग हमने कमेटी बना रखी थी, राइट। कैबिनेट अपनी अपनी डिफरेंट कमिटीज बना सकता था। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल पर्पसेस। उसी प्रकार से पार्लियामेंट के अंदर भी बड़ी बड़ी सारी सी कमेटी होती हैं। इस चैप्टर के बाद पार्लियामेंट्री कमेटी इज द चैप्टर। तो जो पार्लियामेंट्री कमिटीज बैठती हैं अलग अलग, उनके जो चेयरमैन है उनको स्पीकर अपॉइंट करता है। एंड खुद इन इटसेल्फ ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट वाली जो कमिटीज होती हैं पार्लियामेंट्री, उनके चेयरमैन होते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस। तो याद रखिए पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब ये बात आप सोच के देखिए, अंदाजा लगाइए कि भाई सपोज कीजिए कोई बिल बनाना है आधार कार्ड के ऊपर, आधार का कोई बिल बनाना है, तो उसके बारे में ये 543 लोग कैसे डिस्कस करेंगे? 543 लोग, उसमें क्या प्रोविजन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे डिस्कस करेंगे? तो व्हाट हैपेंस इज दैट दे मेक अ पार्लियामेंट्री कमेटी। एक कमिटी बना देते हैं जिसमें 10, 20, 12, 15, 33 लोग होते हैं।
अब वो उस बिल को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते, दे डिस्कस दैट बिल इन दैट कमेटी, वो उस कमेटी में उसमें छांटते हैं, समझते हैं कि क्या बिल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। देन फाइनली वो कमेटी जो होती है वो दे देती है लोकसभा को बिल की सर ये बना के दिया है, एंड देन फिर उसके बाद सब पढ़ पढ़ा के कि हाँ बात बढ़िया हो गई है, सब रिसर्च डेवलपमेंट हो चुका है, नाउ लेट्स वोट ऑन इट। ये पार्लियामेंट्री कमेटी के काम है कई सारे से, जिसमें से उसके जो जो चेयरमैन होता है, भाई कोई भी किसी भी पार्टी का कोई चेयरमैन होगा, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन साइबर सिक्योरिटी, तो इसका एक चेयरमैन होगा, तो ये कौन अपॉइंट करेगा, हमारे लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट करेंगे। अब देखो यहां पर बात क्या आती है कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो टेक्निकली स्पीकिंग ना लोकसभा के लोगों में से ही चुने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी ना किसी पार्टी के होते हैं, और इन जनरल वो बेसिकली जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी से आता है। तो जैसे अभी इस समय बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है, तो बीजेपी गवर्नमेंट के जो मेंबर थे वही बेसिकली बीजेपी पार्टी के जो मेंबर थे वही बेसिकली स्पीकर है। अब सवाल ये है कि जो ये प्रेस्टीज है, पोजीशन है, अथॉरिटी आती है स्पीकर की, यूनियन मिनिस्टर से भी ऊपर है ये अगर देखा जाए तो जो स्पीकर की इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी है, इट बिकम्स इट्स सीने क्वा नॉन। सीने क्वा नॉन का मतलब नेसेसरी कंडीशन। अब ये क्यों, ये लैटिन वर्ड्स हमारे विच इज इरिटेटिंग, क्योंकि इसको सीधा लिख देते कि बिकम्स इट्स नेसेसिटी, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है। ये अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 लैटिन वर्ड हैं जो कि हमें याद करने होते हैं। अब जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है जो कि हमने ब्रिटिशर से उठाया है, प्रॉब्लम उस समय जो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो प्राइमरली लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज से आती है, तो दे स्टिल स्टिक विद दीज वर्ड्स। पैशन हो जाता, मतलब इट्स लाइक कंफ्यूजिंग। लॉयर्स और जजेस को मजा आता है कि ऑर्डिनरी जनता को कंफ्यूज किया जाए, क्योंकि इसका मतलब ये है इट्स बिकम्स इट्स नेसेसरी। सीने क्वा नॉन का मतलब समथिंग एसेंशियल, समथिंग नेसेसरी। तो अगर इसका मतलब नेसेसरी और एसेंशियल है तो क्यों नहीं लिख देते ये। बट फॉर नाउ वील हैव टू लर्न दीज थिंग्स कि सीने क्वा नॉन होता है, एक स्पीकर इम्पार्शियल हो और इंडिपेंडेंट हो, ये बहुत जरूरी है। अब ऐसे में क्या होता है, इसकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी के लिए ही इज प्रोवाइडेड ए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब ये नहीं है कि 5 साल के लिए रह सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब ये है कि ये पहले जब भी सिलेक्ट हो जाएंगे तो ये लोकसभा के टेन्योर के साथ इनका जो टर्म होता है वो कोइंसाइड करता है, पर इनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता। अगर हटाओगे तो इनको जो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, इट मस्ट बी पास विद अ स्पेशल मेजोरिटी। मतलब कि उस दिन जितने सारे से लोग आए हों उसके 2/3 लोग वोट करके बोलें कि आप हटाएंगे, नॉट बाय एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी। द मोशन ऑफ रिमूवल कैन बी कंसीडर्ड एंड डिस्कस्ड ओनली विद द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स। चलो ये तो माइनर बात है, कौन मतलब सपोर्ट कौन मोशन करेगा अगर हटाने की शक्ति ही नहीं होगी। तो दूसरा, पार्लियामेंट इसकी सैलरीज और अलाउंसेस फिक्स करता है, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, समझने की जरूरत नहीं इस चीज को, मैं भी नहीं समझ रहा हूं, छोड़िए आप। हिज वर्क एंड कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड एंड क्रिटिसाइज्ड इन द लोकसभा एक्सेप्ट ऑन अ सब्सटेंटिव मोशन। मतलब कि जो उनका काम है उसको क्रिटिसिज्म नहीं किया जाएगा कभी भी। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये डिस्कस करने के लिए है कि हम स्पीकर की जो पोजीशन है उसको इंडिपेंडेंट कैसे बनाते हैं। His powers of regulating procedure, conducting business in the house are not subject to the jurisdiction of the court. ये legislative जो organ है हमारा, तो ये लोकसभा और राज्यसभा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि जब हम लोकसभा में कोई भी काम करें तो कोर्ट्स उसमें इंटरफेयर ना कर सके किसी भी प्रकार का, वरना तो ये तो ओवरस्टेपिंग हो जाएगा लेजिस्लेटिव का कि तुम कैसे काम कर रहे हो ये हम बताएंगे, फिर तो कोर्ट सब कुछ डिसाइड करने लग जाएगी। तो जो स्पीकर जैसे अपने घर में काम करता है, कैसे ऑर्डर मेंटेन करता है, कैसे प्रोसीजर कर रहा है रेगुलेट, इसमें कोर्ट का कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए। ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, बट टाई हो जाएगा तो वो कर देंगे, ठीक है। तो इन जनरल उसकी कोई वोटिंग नहीं होती है, नहीं कर सकते कोई भी कानून, बट यस अगर बराबर हो गया तो 2 कर देंगे। ही इज गिविंग वेरी हाई पोजीशन इन द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस। ही इज प्लेस्ड एट द 7th rank विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही हैज हायर रैंक देन ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स एक्सेप्ट द प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। अच्छा देखो ये ट्रिकी सिचुएशन है बड़ी, एंड दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। अगर यूपीएससी पूछे तो मतलब इट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू, बट दे विल नॉट आस्क प्रोबेबली। सी प्राइम मिनिस्टर इज ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में नंबर 3rd पर है, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर। अब जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो कोई ऐसी पोजीशन है नहीं, वो किसी यूनियन मिनिस्टर की ही डेजिग्नेशन होती है। इट डजंट मीन एक्स्ट्रा एनीथिंग। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इज नॉट टेक्निकली अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, कहीं पर मेंशन्ड भी नहीं है ये वर्ड, जरूरत पड़ने पे किसी को दे दिया जा सकता है। तो जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होता है वो बेसिकली बस यूनियन मिनिस्टर होता है। बट वेरी ट्रिकली इनफ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इस चीज को बदल दिया गया है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जब किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स की उपाधि दे दी जाती है तो वो यूनियन मिनिस्टर से ऊपर रख दिया जाता है। इन प्रैक्टिकल रीजंस नहीं है ये, बट जस्ट टू रिमेंबर कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा अब ये ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो ब्रिटेन की लोकसभा होती है, हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको कहा जाता है,
उसकी जो लोकसभा, उसमें जो स्पीकर होता है ना, वो स्ट्रिक्टली नॉन पार्टी होना चाहिए। मतलब कि जैसे ही वो स्पीकर बनता है तो उसको रिजाइन देना पड़ता है अपनी पार्टी से, ठीक है। इज ए नॉन पार्टी पर्सन, ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम पार्टी, रिमेन पॉलिटिकली न्यूट्रल। ये वाली जो कन्वेंशन है वहां पर जरूरी नहीं है, यू डोंट हैव टू डू इट, इट्स नॉट रिटन, इट्स नॉट लॉ, इसको कन्वेंशन कहते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। कन्वेंशन क्या होता है, करते हैं, उसका कोई कहीं पर लिखा नहीं हुआ है। अगर वहां पे स्पीकर नहीं रिजाइन करे, सो यू कैन नॉट रिमूव हिम, कोई कोर्ट कुछ एक्शन नहीं ले सकती, नीदर द खुद वो लोकसभा वाले भी नहीं लेंगे कोई एक्शन, बट देयर इज ए कन्वेंशन, और वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, नथिंग एल्स। इंडिया में ये नहीं पूरी तरीके से कन्वेंशन हम वहां की कई सारी कन्वेंशन फॉलो करते हैं, बट ये वाली नहीं फॉलो की है, वेयर स्पीकर डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी ऑन इलेक्शन टू द एक्सॉल्टेड ऑफिस। तो स्पीकर बनने के बावजूद भी जो स्पीकर है वो बेसिकली अपनी पार्टी के मेंबर रहते हैं, दे डू नॉट रिजाइन। कन्वेंशन है वो, वैसे वहां पर भी ऐसा नहीं है कि लॉ है, बट यस देयर हैज बीन कंसिस्टेंटली पिछले 100-150 सालों से जो भी स्पीकर बनता है पार्टी से रिजाइन कर देता है। हमारे जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी हैं, और वो बीजेपी की पार्टी, स्पीकर जो होता है वो रूलिंग पार्टी का होता है, याद रखिए, जो भी पार्टी पावर में होती है उसी का जो मेंबर होता है उसको स्पीकर चुना जाता है। डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी का होता है। स्पीकर की तरह डिप्टी स्पीकर भी बेसिकली लोकसभा से ही चुना जाता है, इज इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। तो सबसे पहले जैसे पहली बार लोकसभा बैठी, स्पीकर का इलेक्शन होगा, स्पीकर का इलेक्शन होने के बाद डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा। इनका क्या काम है, इनका सिर्फ ये काम है कि अगर स्पीकर ना हो तो कौन लोकसभा को चलाएगा, तो डिप्टी स्पीकर चलाएगा। डेट एंड इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय स्पीकर, याद कीजिए, डेट ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय exactly president. Whenever the office of the deputy speaker falls vacant, the Lok Sabha elects another member to fill the vacancy. सिंपल बात है, जब भी खाली होगा तो दूसरी कर देंगे। सेम 3 केसेस में ये भी मेंबर नहीं होते हैं, या तो वो लोकसभा के मेंबर ना रहे, लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर है तो लोकसभा से ही होने चाहिए, ठीक है, सेम स्पीकर के मामले में था, या खुद लिखकर रिजाइन कर दे स्पीकर को, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को करता है, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को रिजाइन कर दे तो सीट खाली हो जाएगी, या फिर रेजोल्यूशन से, बेसिकली सच ए रेजोल्यूशन, सेम टू सेम प्रोसेस जो स्पीकर का है वही डिप्टी स्पीकर का होता है, कोई फर्क नहीं है। अब यहां पर जो ट्रिक ये है, ट्रिक एक्चुअली में खेल ये है कि डिप्टी नाम से ऐसा लगता है कि ये स्पीकर के अंडर काम करता है। इसका पर्पस, इसको इलेक्ट करने का सिर्फ एक पर्पस है कि जिस दिन स्पीकर ना हो उस दिन ये बेसिकली स्पीकर का काम करे। बियॉन्ड दैट ये लोकसभा में नॉर्मल ऑर्डिनरी मेंबर की तरह बैठा रहता है, वोट होगी, अपना जो भी पार्टी का वोट होता है वो पार्टी की वोट करता है, ये अपोजिशन करेगा, स्पीकर रूलिंग पार्टी का, डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी का, ये सिंपल खेल है। ये नॉर्मल दिनों में नॉर्मल ऑर्डिनरी मेंबर की तरह बिहेव करता है और कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहता है, इनका काम, इनको बस बेसिकली उस दिन के लिए बनाया गया है कि जिस दिन स्पीकर नहीं अवेलेबल हो तो उस दिन क्या किया जाएगा। Like the speaker remains in office usually during the life of the Lok Sabha. Deputy Speaker performs the duties of Speaker office when it is vacant. He also acts as Speaker when the latter is absent from the sitting of the House. ठीक है, तो both the cases he assumes all the power of the Speaker. He also presides of the joint sitting. तो ये पावर आप समझ लीजिए, दिस ये भी फिर से इंटरेस्टिंग बात है भाई। राज्यसभा के चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट, और लोकसभा के स्पीकर, ज्वाइंट सिटिंग पे स्पीकर प्रिसाइड कर रहा है। अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो ऐसा समझ में आएगा कि चलो अब तो राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, उनको करने दो, नो, तब भी बेसिकली फिर डिप्टी स्पीकर ही करेंगे। यानी कि लोकसभा को एक प्रकार की प्राइमेसी दी गई है जब ज्वाइंट सिटिंग की बात होती है। तो अगर उस दिन स्पीकर नहीं है किसी प्रकार से अवेलेबल तो डिप्टी स्पीकर बन जाएंगे। अगेन फिर दोबारा से रिपीट करता हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस ऑफिस, डिप्टी स्पीकर सिर्फ नाम है, इसका कोई और रोल नहीं है, नथिंग एल्स रोल नहीं है। इसको एक प्रिविलेज मिलता है एक्स्ट्रा, और इसका काम क्या है, ये स्पीकर के सबऑर्डिनेट भी नहीं है, ऐसा कोई उसके अंडर कोई काम नहीं करना होता। इसका सिर्फ एक काम है कि जिस दिन स्पीकर नहीं होगा उस दिन मैं स्पीकर बन जाऊंगा, जस्ट टू क्लियर दिस एम्बिग्विटी कि स्पीकर ना होने वाले दिन कौन स्पीकर होता है, वो डिप्टी स्पीकर होता है। जब ये पार्लियामेंट में बैठा होता है लोकसभा में, इसको कोई काम नहीं दिया हुआ एक्स्ट्रा, डिप्टी स्पीकर का एक्स्ट्रा कोई काम नहीं है इनके पास, सिर्फ यही काम है कि जिस दिन स्पीकर नहीं होगा मैं स्पीकर बन जाऊंगा। इट इज जस्ट एन constitutional position which has been created only for that particular position, but अब ये किया गया था तो इसको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया गया। मैं बताता हूँ क्या प्रिविलेज, देखो, डेप्टी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस। डेप्टी स्पीकर को एक प्रिविलेज है कि जब भी किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का ये मेंबर होता है ये ऑटोमेटिकली उसका चेयरमैन बन जाता है, बस ये एक्स्ट्रा एक प्रिविलेज दिया गया है। बियॉन्ड दैट इनका कोई काम भी नहीं है। अब दिस इज एन इंटरेस्टिंग ट्रिकल, एक सिचुएशन बताता हूं। लाइक द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर व्हाइल प्रिजाइडिंग ओवर हाउस कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट। अगेन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात है कि जब डिप्टी स्पीकर स्पीकर है ना तो सारे स्पीकर की जो चीजें हैं वही उसके ऊपर एप्लीकेबल है। वो वोट नहीं करेगा,
कास्टिंग वोट डाल सकता है, जब उसकी रेजोल्यूशन की बात चल रही है तब वो ही कैन नॉट बी प्रिसाइड, ही कैन बी प्रेजेंट। व्हेन द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द हाउस ही इज लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी मेंबर, ही कैन स्पीक, पार्टिसिपेट, वोट ऑन एनी क्वेश्चन बिफोर। बिल्कुल यही बात है। तो स्पीकर है, इसका रोल है, ये स्पेसिफिकली चुना जा रहा है, देयर इज अ होल लॉट ऑफ पर्पस बिहाइंड इट। ओके, देयर इज अ होल लॉट ऑफ पर्पस बिहाइंड इट। ये तो लोकसभा को चलाने के लिए, लोकसभा की बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पावर है ये, यूनियन मिनिस्टर्स तक से भी ऊपर है ये, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर ही इनसे ऊपर हो सकते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं और गवर्नर भी होते हैं, ठीक है। नेवरदलेस अब सवाल यहां पर यह आता है कि डिप्टी स्पीकर कौन है। अब ऐसे लगने से तो ऐसा लगेगा कि भाई प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जैसे रोल होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी तो फुल पावरफुल आदमी होता है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का मतलब सिर्फ ये काम है कि जिस दिन स्पीकर नहीं हो उस दिन मैं स्पीकर बनूंगा, बाकी यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सारी की सारी चीजें। हाँ, क्योंकि अब बनाया गया है तो इनको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जाता है। एक्स्ट्रा प्रिविलेज ये है कि कोई भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है, अगर उस पार्लियामेंट्री कमेटी में इस इंडिविजुअल को मेंबर बना दिया गया तो ही विल बी प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली, He'll be president ऑटोमेटिकली। ये वाली सरल वाली बात है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि 2019 से भारत में डिप्टी स्पीकर नहीं है। दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। पिछले 2 साल से इंडिया में कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं है। अप टू द 10th लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों रूलिंग पार्टी के हुआ करते थे। फिर 11वीं लोकसभा से कंसेंसस, अगेन एक वैलिड, एक जनरल, अगेन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन डेवलप कर ली कि स्पीकर रूलिंग पार्टी से आना चाहिए और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन पार्टी से होना चाहिए, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा ओथ और अफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इलेक्शन हो गया, आप जाके स्पीकर बन जाइए, आप जाके डिप्टी स्पीकर बन जाइए, बस। इसके अलावा अब ये बात ध्यान रखिए, इंटरेस्टिंग, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट हैज हैपेंड कि हमने कोई डिप्टी स्पीकर चुना ही नहीं हुआ है 2019 से। 2014 से 2019 तक चुना गया था, लेकिन 2019 के बाद चुना ही नहीं है, फॉर नो गुड रीजन। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड इन द इंडियन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास समझ लो, ठीक है। हाईली डाउट इससे पूछा जाएगा, बट यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट। सबसे अच्छा एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो ये सिस्टम है हुआ कहां से आया था। यह आया था मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से। हमने लेक्चर 25 में एक क्वेश्चन किया था कि जो ये सेंटर स्टेट रिलेशंस की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कहां से लिया गया था। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया था, राइट। उसी प्रकार से जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के जो ये ऑफिसेज हैं, ये कहां से आए थे। ये आए थे मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। 1919 में आइडिया आया मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। भाई ब्रिटेन, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसीलिए तो पढ़ते हैं, यही तो ब्रिलियंस है बेसिकली, कि ब्रिटेन वाले क्या क्या करके गए हमारे यहाँ पे, ये करके गए हैं। एट द टाइम द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर वर कॉल्ड प्रेसिडेंट एंड द डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जब मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए तो उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि पार्लियामेंट हुआ करता था उस समय का, अंग्रेजों के समय का, उसको जो प्रिसाइड करता था उसको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कहते थे। मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड में ये टर्मिनोलॉजी बदल दी गई। उन्होंने बोला कि एक स्पीकर इलेक्ट होगा, एक डिप्टी स्पीकर इलेक्ट होगा। 1921 से पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेसिकली प्रिसाइड करते थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रिसाइड करने का ये मतलब है कि 1921 से पहले जब लोकसभा बैठती थी, जो भी उस समय की थी अंदाजे के हिसाब से बात, ठीक है, तो उस समय प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ही प्रिसाइड कर रहे हैं। ये बात समझिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज प्रेसिडेंट कम प्राइम मिनिस्टर, दोनों काम थे उसके, एक ही काम थे। वो स्टेट, वो हेड ऑफ द स्टेट भी हुआ करता था और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होगा। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए टेक्निकली हमारी हेड ऑफ द स्टेट ब्रिटेन की क्वीन या किंग हुआ करते थे, ठीक है। बट हमारे देश में अगर पॉलिटिकल सिस्टम में देखा जाए तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसकी क्या पावर थी, ही वॉज दी, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर्स उसके पास, तो प्रेसिडेंट के रोल अदा कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके पास, तो बेसिकली क्या नाम है, प्राइम मिनिस्टर के रोल अदा करते थे। एंड ही यूज्ड टू प्रिसाइड ओवर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो। तो सारे के सारे स्पीकर का भी काम बेसिकली वही किया करते थे। आफ्टर दैट एक अलग से स्पीकर बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा के मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ने बोला कि अलग से स्पीकर बनेंगे। तो सबसे पहले जो स्पीकर थे वो थे फ्रेडरिक वाइट, और सचिदानंद सिन्हा जो थे ये थे डिप्टी स्पीकर। हमारे देश के जो फर्स्ट इंडियन स्पीकर थे वो थे विट्ठल भाई जे पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई विट्ठल भाई जे पटेल भारत के पहले स्पीकर थे। In 1925 become the first Indian and first elected speaker of the Central Legislative Assembly, ठीक है। तो फर्स्ट इंडियन डिप्टी स्पीकर तो सचिदानंद सिन्हा है, परंतु वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई विट्ठल भाई जे पटेल वॉज द फर्स्ट स्पीकर। हमारी पहले उस समय की लोकसभा के, जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली उसको कहा जाता था, इट वॉज द प्रीकर्सर ऑफ द मॉडर्न लोकसभा। चलिए, अब इसके साथ साथ अगर हम स्पीकर के बारे में और डिप्टी स्पीकर के बारे में पढ़ चुके हैं, इसमें एक क्वेश्चन यहां पे इस स्लाइड में छुपा हुआ है, प्रो टेम स्पीकर, ठीक है। प्रो टेम
स्पीकर। अगेन यहां पर क्या सिस्टम है मैं बताता हूं आपको, एक प्रोटेम। ये फिर दोबारा से वो सीने क्वा नॉन, बड़े सारे से आते हैं, ये क्या नाम है, ग्रीक और लैटिन वर्ड, लैटिन फ्रेजेस होते हैं, एसेंशियल, नेसेसरी। दिस इज द सीने क्वा नॉन, इट इज एसेंशियल एंड नेसेसरी, इट इज अ सीने क्वा नॉन दैट यू डू ऑल द पॉलिटिक क्लासेस ऑन अमित वरिदिकिलोर एंड आल्सो शेयर दोस वीडियोस, इट्स अ सीने क्वा नॉन। नेवरदलेस उसी तरीके के एक और वर्ड है प्रोटेम, व्हिच एक्चुअली मींस प्रो टेम्पोर, इट्स जस्ट अदर वर्ड टू से टेम्पररी, ठीक है, प्रो टेम्पोर, लैटिन वर्ड और फ्रेज। तो जो ये प्रोटेम स्पीकर है ये एक टेम्परेरी पोजीशन होती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इस पे एक आधा क्वेश्चन बनता है, पूछा भी हुआ है यूपीएससी ने। द स्पीकर ऑफ लास्ट लोकसभा वैकेट्स हिज ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। ठीक है, तो क्या सिस्टम चल रहा है कि हमने स्पीकर चुन लिया, ये 2014 में हमारी नई लोकसभा बनी थी, ठीक है, 20 मई को बनी थी, तो हमने चुन लिया भाई स्पीकर। ये स्पीकर लोकसभा डिसॉल्व जब हो जाएगी, लोकसभा कभी 10, 15, 20, 25 दिन पहले कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, 20-25 दिन से पहले। तो उस समय ये स्पीकर डिसॉल्व होने पर भी स्पीकर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, दे विल कंटिन्यू एज बीइंग द स्पीकर। लेकिन जब नई लोकसभा 2019 में जिस दिन बैठने वाली है, आज यहां पर बैठेंगे, उस दिन इमीडिएटली, उससे पहले पहले ये स्पीकर जो होंगे, क्योंकि ये पुरानी लोकसभा के, ये बात ध्यान रखिए, इनको जो इलेक्ट किया है वो सारे के सारे एमपी जा चुके हैं, तो बिल्कुल नई लोकसभा की मीटिंग होने तक, भाई क्या पता कि लोकसभा डिसॉल्व कर दी, सपोज कीजिए हम 10 मई को लोकसभा डिसॉल्व कर देते हैं प्रेसिडेंट जी, अब किसी वजह से 2-3 महीने का गैप आ गया नई लोकसभा को बिठाने में, इलेक्शंस की बस कुछ समस्या आ गई, वियर्ड, एनीथिंग कैन हैपन इन दिस वर्ल्ड, राइट। तब वो 2-3 महीने तक कुछ खाली ना छोड़े, तो स्पीकर की पोजीशन रहेगी, वही सैलरी वैलरी, उनके प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज वही रहेंगी, ठीक है। बट जैसे ही लोकसभा बैठी, लोकसभा की जो फर्स्ट मीटिंग है, उससे इमीडिएटली पहले जो स्पीकर होंगे ये रिजाइन कर देंगे। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए मेंबर ऑफ द लोकसभा एज ए स्पीकर प्रोटेम। यानी कि जो नई लोकसभा होती है, जब नई लोकसभा बनती है, तो पुराने वाले लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो कंटिन्यू करके उस दिन प्रिसाइड नहीं कर सकते। उसके लिए एक अलग से प्रोटेम, एक टेम्पररी स्पीकर, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम नए स्पीकर को अपॉइंट करना है, वो होता है। ये बात ध्यान रखिए। दिस इज वियर्ड इन द सेंस व्हाई, क्योंकि एक छोटा सा सिस्टम ऐसे बनाया जा सकता था कि जो पुराने वाला स्पीकर है वो जब जाए तो नए वाले स्पीकर के इलेक्ट होने पर जाए। However, just to be, but this will actually lead to a different, this leads to a problem, right? Problem क्या हो जाएगी कि जो नए वाले, जो पुराने वाले स्पीकर होंगे, अगर वो नई लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट करके जाएंगे, तो एक कंटिन्यूटी थ्रेड बन गया, क्योंकि यही स्पीकर, ये तो पिछले वाले थे लेकिन इन्होंने ही नए वाले को इलेक्ट, तो एक लोकसभा में कंटिन्यूटी बन गई। वेयर इज लोकसभा डिसोल्यूशन का मतलब है कि लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, अब नई लोकसभा बनकर आई है। जो स्पीकर की जो ऑफिस है उसको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए रखा हुआ, उसका कोई काम नहीं होता उस समय बीच में। लोकसभा तो डिसॉल्व है, तो लोकसभा का सेशन नहीं होना है, ठीक है, मतलब यूपीएससी आपको यहीं पर कैच करेगा, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट लगाने पे उल्टा बाउंस कर सकता है। लोकसभा डिसॉल्व है, लोकसभा का कोई सेशन नहीं होना। जब लोकसभा का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करने के लिए चाहिए ही चाहिए, चाहे लोकसभा डिसॉल्व हुई है या नहीं हुई है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंटिन्यू करता है, तो वी कैन अंडरस्टैंड इट। वेयर इज लोकसभा डिसॉल्व होने पर स्पीकर का क्या काम है? बट जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी स्पीकर का ऑफिस भी कंटिन्यू करता है, और वो अपना ऑफिस सिर्फ और सिर्फ इमीडिएटली, भाई ये पता है कि कल फर्स्ट सिटिंग होने वाली है, तो फिर स्पीकर रात को, शाम को रिजाइन कर देगा या शाम को अपनी कुर्सी छोड़ देगा। अब जब नई लोकसभा बैठेगी तो वो, उसमें स्पीकर तो है नहीं हमारे पास कहीं पे भी, तब प्रेसिडेंट एक प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम मतलब टेम्पररी स्पीकर, ठीक है, ये वर्ड को इसी प्रकार से याद कीजिए, प्रोटेम, ठीक है, एक टेम्पररी स्पीकर को चुनता है। जो ये टेम्पररी स्पीकर है, ये टेम्पररी स्पीकर यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेंबर इज इलेक्टेड, दिस द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ एडमिनिस्टर्स ओथ टू द स्पीकर प्रोटेम, ठीक है। ये फ्रांस में एक कन्वेंशन है, ये भी कन्वेंशन है, जरूरी नहीं है कि सीनियर मोस्ट को चुनना है, बट अगेन कन्वेंशन है बस कि भाई किसको चुने, जो भी सबसे बूढ़ा आदमी हो उसको चुन लीजिए, लिटरली ऐसे चलता है। तो प्रेसिडेंट जो भी सबसे सीनियर मेंबर होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं, उसको ओथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर की। ये सारी की सारी स्पीकर की पावर है। ही प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, हिज मेन ड्यूटी इज टू एडमिनिस्टर ओथ टू न्यू मेंबर्स। He also enables the House to elect the new speaker. When the new speaker is elected by the House, office of the speaker is a temporary office. यहाँ पर एक लॉजिक के बेसिस पर एक आप चीज सोच के देखिए
कि जो प्रोटेम स्पीकर है उसका क्या काम होता होगा। थिंक अबाउट इट। नई लोकसभा बनी है, प्रोटेम स्पीकर का काम है टेक्निकली स्पीकिंग सिर्फ नए स्पीकर को इलेक्ट करना। लेकिन याद रखिए अभी अभी हमने देखा कि जो मेंबर, पिछले लेक्चर में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो अपनी ओथ और अफर्मेशन कर ले, शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ना ले लें, दे कैन नॉट पार्टेक इन द बिजनेस ऑफ द हाउस। वो वोट कर ही नहीं सकते, राइट। तो इसका मतलब बिना शपथ लिए तुम नया स्पीकर चुन नहीं सकते, क्योंकि स्पीकर के लिए वोट होती है, कौन स्पीकर बनेगा, तो मैं हाँ ये मेरा है, हाँ नहीं नहीं ये इसको बनाना है, तो स्पीकर के लिए वोट होती है। लेकिन वोट सिर्फ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर सकता है जिसने शपथ ले रखी हो लोकसभा में, राइट। तो हेंस द प्रोटेम स्पीकर बाय लॉजिक डज टू थिंग्स। सबसे पहले तो वो प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो अब बन गई लोकसभा, तो किसको बनाओ प्रोटेम, यार जो सबसे सीनियर है, कंफ्यूजन ही दूर है, तो प्रेसिडेंट आगे सबसे सीनियर आदमी को प्रोटेम स्पीकर। अब ये क्या करता है कि इसको शपथ, प्रोटेम स्पीकर को शपथ खुद प्रेसिडेंट दिला देते हैं, ठीक है, डन हो गया, एक का तो हो गया काम। नाउ बाकी बचे हुए 542, इन सबको शपथ ये प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर या किसी को असाइन कर देगा कि शपथ दिला दीजिए। एंड देन क्योंकि अब वो सब शपथ ले चुके हैं, नाउ दे आर एलिजिबल टू वोट, अब वो सब वोट करेंगे नए स्पीकर के लिए, ठीक है। हर एक पार्टी अपना अपना क्या नाम है असाइन कर देती है, यूजुअली जो रूलिंग पार्टी है वही बेसिकली जीतती है। तो रूलिंग पार्टी का फिर आदमी जैसे ही नया आदमी इलेक्ट हो गया तो ये प्रोटेम का काम खत्म। तो इसका बस यही काम होता है, ये इसीलिए चुना जाता है। इस टॉपिक को बस ध्यान रखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे कहीं आपके सामने छुपा होगा। द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, नाउ दिस इज वेरी मच इजी फॉर अस, व्हाई, बिकॉज चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का मतलब होता है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वी हैव ऑलरेडी डन इट, तो हमें कुछ समझ पढ़ना ही नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो, यानी कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनके इलेक्शन नहीं होते हैं। लोकसभा में तो ऐसा होता है कि लोकसभा बैठी, फिर उसके बाद आप चुनेंगे कि आज स्पीकर कौन होगा, तो स्पीकर की वोटिंग कर रही है लोकसभा स्वयं। राज्यसभा का नहीं किया जा सकता है इस प्रकार से, ठीक है। राज्यसभा के एक्चुअली में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑटोमेटिकली ही राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है, भाई प्रेसिडेंट बीमार है या प्रेसिडेंट अपने फंक्शंस डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा, तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे। ही डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन, तब वो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं होता है, उस समय वो डिप्टी, इट्स नॉट दैट ओवरलैप नहीं कर सकती हैं किसी समय सिचुएशन। जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ प्रेसिडेंट ही होता है। इंडीड वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट के फंक्शंस करता है तो वो प्रेसिडेंट है वो। अब उस समय बस ये कहने की बात है कि वो पहले वाइस प्रेसिडेंट हुआ करता है। ही इज ऑफिशियली द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड ओनली इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ये वाली बात हम पढ़ चुके हैं। लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको या डिप्टी स्पीकर है उनको हटाने का सिंपल प्रोसेस है कि लोकसभा में एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए तो हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा के जो चेयरमैन है उसको हटाने का थोड़ा प्रोसेस, उसको हटाने का प्रोसेस है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस, विच हैज अ स्पेशलिटी। क्या प्रेसिडेंट को इंपीच करना है तो उसके लिए रेजोल्यूशन किसी भी हाउस में आ जाएगा, चाहे लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दो चाहे राज्यसभा में। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को अगर इंपीच करना या रिमूव करना, टू बी मोर प्रिसाइज, तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होना चाहिए और राज्यसभा में 2/3 से पास होगा, देन इट विल गो टू लोकसभा। फिर लोकसभा उसको पास कर देगी, लोकसभा अगर उसको पास कर दी देन द वाइस प्रेसिडेंट विल रिमूव। वेरएज लोकसभा का जो स्पीकर है उसको हटाने में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसको लोकसभा हटाएगी, लोकसभा रेजोल्यूशन, उसमें राज्यसभा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वेरएज वाइस प्रेसिडेंट में लोकसभा का भी बेसिकली सहमति देखी जाएगी। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द राज्यसभा आर सिमिलर टू द लोकसभा, सेम टू सेम है, सिर्फ दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। क्या स्पीकर के पास एक तो सबसे पहले ये वाली पावर है कि वो मनी बिल को डिसाइड करते हैं, ठीक है, ये बात पावर उनके पास है कि मनी बिल कौन सा बिल होता है, कौन सा जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है वो मनी बिल है, उसके ऊपर लिख देते हैं स्पीकर की ये मनी बिल है। दैट पावर इज एक्सक्लूसिवली टू द स्पीकर। दूसरा, जब ज्वाइंट सेशन हो जाता है स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर अ ज्वाइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। Until the speaker who is a member of the house, the chairman is not a member of the house। ये भी ट्रिक इंटरेस्टिंग है। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, यानी राज्यसभा में 245 इस समय बहुत हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 250 टोटल मेंबर है, +1 चेयरमैन होता है, +1 चेयरमैन। वेयरएज लोकसभा में अगर हम बात करें 552 मेंबर हैं तो 552 से +1 नहीं है, वो 550 -1 है और स्पीकर है वो। सेम थिंग, बट अब दिस इज वियर्ड, डेप्टी स्पीकर भी यहीं से आता है इनका, ठीक है, लेकिन इनका जो डेप्टी चेयरमैन है राज्यसभा का वो इसी 250 में से आ रहा है। कंफ्यूज मत होना, 250 सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, लेकिन हमारे पास इस समय 245 है, यहाँ पर 245 है। तो अगर आप आज राज्यसभा चले जाओगे, अब तो आपको पता भी है
कि पार्लियामेंट में किस साइड पड़ रहा है राज्यसभा, तो उस साइड चले जाओगे तो वहां पे देखोगे कि 245 प्लस 1 गिनोगे तो 246 लोग निकलेंगे अगर सब प्रेजेंट हो, देन यू विल बी कंफ्यूज कि एक एक्स्ट्रा क्यों है। और वहां पर जाके देखोगे लोकसभा में तो फिर वहां पर एक कम निकलेगा। तो बाई लाइक द स्पीकर द चेयरमैन ऑल्सो कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ही टू कैन कास्ट वोट इन द केस ऑफ। लोकसभा और राज्यसभा के जो चेयरमैन और स्पीकर हैं इनमें एब्सोल्यूट सिमिलैरिटी है, सिर्फ और सिर्फ एक बात पे कि स्पीकर के पास एक एक्स्ट्रा पावर है, पहले वाली क्या कि भाई वो मनी बिल बताता है, दूसरा ज्वाइंट सिटिंग होगी तो स्पीकर प्रिसाइड करेगा, दो बातें होगी। एंड द थर्ड इज इंटरेस्टिंग पार्ट विच शैल नॉट बी लाइक दैट कि स्पीकर इज ऑलवेज द हाउस ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस। स्पीकर लोकसभा से ही चुन के आते हैं, इलेक्शन होके आता है स्पीकर का, वेरएज राज्यसभा के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। प्रीलिम्स का न्यूएंस है ये बढ़िया सा। Vice President cannot preside over a sitting of Rajya Sabha as its chairman when a resolution of removal. Same thing. He can be present without voting even at such a time while the speaker. अब ये देखो यही वाली एक और ट्रिक आ गई, क्या फर्क है इनके अंदर। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की कोशिश की जा रही है, इसमें स्पीकर को हटाने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर तो अपनी बारी में वोट करेगा कि हटाना है या नहीं मुझे हटाना है, बट जब लोकसभा में बात करी जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट वोट नहीं करते, क्योंकि देखो एंटायरली डिफरेंट प्रोसीजर है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस अपने चेयरमैन को हटाने का प्रोसेस नहीं है, वो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसेस है। लेकिन स्पीकर में अपने चेयरमैन को हटाने का ही प्रोसेस यूज किया जा रहा है, ठीक है। द सैलरीज आर फिक्स्ड बाय द कंसोलिडेटेड, दे आर नॉट सब्जेक्ट नथिंग एल्स। ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, आगे करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से डिप्टी चेयरमैन है, उसी प्रकार से इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा अमंगस्ट इट मेंबर्स। दिस इज कंफ्यूजिंग फॉर नो रीजन, आई डोंट नो व्हाई। भाई स्पीकर लोकसभा का मेंबर है, डिप्टी स्पीकर लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा में जो चेयरमैन है वो तो राज्यसभा का मेंबर नहीं है, लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन है वो राज्यसभा का मेंबर है। वियर्ड। इसका भी वही काम है। इट इज द ऑफिस ऑफ द डिप्टी चेयरमैन फॉल्स वेकेंट, द राज्यसभा इलेक्ट्स अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंसी। कोई बात नहीं है, ये भी सेम टू सेम। अगर अच्छा यहां पे अप्लाई हो रहा है, अगर ये राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन शैल बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये सोच के देखो, ये बेसिकली हमारे चेयरमैन में अप्लाई नहीं हो रहा था। ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द चेयरमैन, ही इज रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल, ठीक है। अच्छा अब देखो, दिस इज ट्रिकी इन द सेंस, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देता है, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को रेजिग्नेशन देता है, ठीक है। यहां पे जो डिप्टी चेयरमैन है ये चेयरमैन को रेजिग्नेशन देते हैं। However, the chairman does not give resignation to the deputy chairman, they give it to the president. Great. अच्छा, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो रिमूवल का प्रोसेस है सेम है, उसी में उन्हीं दोनों का प्रोसेस जो है वो डिप्टी स्पीकर का भी है, ठीक है। बट चेयरमैन विच इज द वाइस प्रेसिडेंट, उनका बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस है रिमूवल का। इसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाना है तो सिर्फ लोकसभा इन्वॉल्व है, डिप्टी चेयरमैन को हटाना है तो सिर्फ राज्यसभा इन्वॉल्व है। वेयरएज अगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विच इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना है तो दोनों के दोनों हाउसेज रिस्पॉन्सिबल होंगे। बस प्राइमेसी रहेगी कि सिर्फ और सिर्फ वो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हमारी लोकसभा राज्यसभा में होना चाहिए। इट इज मेड कंफ्यूजिंग फॉर नो गुड रीजन, तभी तो पॉलिटिक्स न्यूएंस। बट वैसे मैं बताता हूं, द ट्रिक थिंग इज दैट वंस यू आइडेंटिफाई दीज कंफ्यूजन्स तो फिर वो गलत कभी नहीं होते हैं, और ये क्वेश्चंस हिट हो जाता है तो प्रीलिम्स निकल जाता है, विच इज अ गुड थिंग टू हैपन, राइट। द डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म्स, अच्छा ये मैं वही बता रहा हूं, डिप्टी चेयरमैन कोई स्पेशल आदमी नहीं है, वो दिन में पता भी नहीं रहेगा कौन है डिप्टी चेयरमैन, वो नॉर्मल राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वही काम करता रहता है। उसका भी सिर्फ एक ही काम है कि जिस दिन चेयरमैन नहीं आए हैं वो उस दिन काम करेंगे। अब यहां पर याद रखिए कि यहां पर भी डिप्टी चेयरमैन जो है वो चेयरमैन के सबऑर्डिनेट नहीं है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसका जो रिलेशन है डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन का ये सिर्फ राज्यसभा में है। भाई प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो कि राज्यसभा के चेयरमैन है प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की डेथ हो जाए तो ये जो डिप्टी चेयरमैन है ये प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, फिर वो जो लाइन है वो दूसरी तरफ चली जाती है। ये प्रेसिडेंट हो गए, ये वाइस प्रेसिडेंट हो गए, और यहां पर हमारे डिप्टी चेयरमैन हो गए। तो राज्यसभा के अंदर तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं आए हैं तो ये चेयरमैन का काम कर लेंगे, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि ही इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की डेथ होने पे फिर ये वाली लाइन यहां निकल जाएगी सीजेआई की तरफ। It's an unnecessary complications, but we'll remember it so that when UPSC asks us, we can tell them that we were better than them.
He also acts as the chairman when the latter is absent from the sitting of the house. तो वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, प्रेसिडेंट नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन बन जाएंगे चेयरमैन. He has all the powers of the chairman. He is not subordinate to the chairman. सिर्फ राज्यसभा के अंदर ऑल द पावर ऑफ द चेयरमैन का ये मतलब नहीं है कि उस दिन प्रेसिडेंट की अगर डेथ हो जाती है तो फिर ये बेसिकली प्रेसिडेंट बन जाएंगे. ना 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 ना, ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के चेयरमैन है. ये भी दिस इज अननेसेसरी. आई अग्री विद यू, कोई लॉजिक नहीं है इन चीजों का, परंतु ऐसे बना दिया अब हमने, अब ऐसे ही चलेगा. इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा, कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस. बाकी सब कुछ सेम है इनका, कोई सरलता की बात नहीं है. ठीक है, अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक हम आज ही खत्म कर लेते हैं. उसके बाद कल से जब हम 28 पे आएंगे तो बिल्कुल नया स्टार्ट करेंगे. समन, प्रोरोग, एडजर्नमेंट, क्या क्या चीजें होती हैं, ये वाली बातें. हमारे पार्लियामेंट में ना 3 प्रकार के लीडर होते हैं इंपॉर्टेंट वाले. सबसे पहला एक तो होता है लीडर ऑफ द हाउस. ठीक है, कौन है लीडर ऑफ द हाउस? लोकसभा का रूल ये कहता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से है तो प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस होगा. अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से है तो प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द लोकसभा नहीं हो सकते. राइट, तब तो वो राज्यसभा के हो गए. तो लोकसभा का रूल कहते हैं कि द लीडर ऑफ द हाउस मींस द प्राइम मिनिस्टर इफ ही इज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा. तो अगर अभी आप पूछोगे किसी से भी तो लीडर ऑफ द हाउस कौन है? नरेंद्र मोदी जी. ठीक है, नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं. 2014 में वो लोकसभा में इलेक्ट हुए थे और वो प्राइम मिनिस्टर हैं 2014 से. तो जो लोकसभा से ही इलेक्ट हुआ है और प्राइम मिनिस्टर तो लीडर ऑफ द हाउस, तो ही इज द लीडर ऑफ द हाउस फ्रॉम 2014. लेकिन अगर बात करें हम मनमोहन सिंह जी की बात करें तो वो 2004 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, परंतु वो राज्यसभा के मेंबर थे, वो लोकसभा के मेंबर नहीं थे. तो उस समय जो लोकसभा के जो लीडर ऑफ द हाउस थे वो नॉमिनेट किया जाता है मेजोरिटी पार्टी के द्वारा. तो प्रणब मुखर्जी जी उस समय थे. A minister who is a member of the Lok Sabha and is nominated by the Prime Minister to function as the leader of. तो 2 आदमी लीडर ऑफ द हाउस हो सकते हैं. पहला, अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के मेंबर हैं तो प्राइम मिनिस्टर ही लोकसभा के लीडर ऑफ द हाउस होंगे फर्स्ट. ठीक है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा के मेंबर है तो प्राइम मिनिस्टर किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं. तो दोनों केस को समझने की कोशिश करो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा के मेंबर हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, हेंस ही इज द लीडर ऑफ द हाउस. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हैं परंतु लोकसभा के मेंबर नहीं है, राज्यसभा के मेंबर थे, हेंस उन्होंने नॉमिनेट किया प्रणब मुखर्जी को. तो लोकसभा में प्रणब मुखर्जी लीडर ऑफ द हाउस हुआ करते थे 2004 से 2009 के बाद थे सुशील कुमार शिंदे. ठीक है, देयर इज आल्सो अ लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा. ही इज अ मिनिस्टर एंड अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन एज सच. ठीक है, तो दोनों सिचुएशन है. प्राइम मिनिस्टर जहां पे भी है वहां से दूसरी जगह पर किसी को लीडर ऑफ द हाउस नॉमिनेट कर देंगे. तो लोकसभा का लीडर ऑफ हाउस प्राइम मिनिस्टर होगा और फिर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा में किसी को लीडर ऑफ द हाउस बना देंगे. और राज्यसभा का लीडर ऑफ हाउस अगर प्राइम मिनिस्टर है तो ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हाउस और फिर वो बेसिकली लोकसभा में कर देंगे. लीडर ऑफ द हाउस मतलब कि सिंपल बात. द लीडर ऑफ द हाउस इन ईदर हाउस इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शनरी, एक्सरसाइज हिज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस. ही कैन आल्सो नॉमिनेट अ डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस. ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. सारा बात. दूसरा इसके अलावा एक होता है अपोजिशन लीडर. ये तो हो गया मेजॉरिटी पावर के लिए. इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट देयर इज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन ईच. राज्यसभा में भी होता है, लोकसभा में. द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन. अब यहां पर यही कैच है, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि 1/10 ऑफ द सीट किसी के पास भी नहीं आई है 2014 के बाद से. एक भी पार्टी नहीं है जिसने लोकसभा की 1/10 सीटें जीती रखी हो. क्योंकि 1/10 नहीं है तो लीडर ऑफ अपोजिशन है भी नहीं हमारे पास. इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द लीडर ऑफ अपोजिशन हैज अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले. हाउएवर वी डू नॉट हैव अ लीडर ऑफ अपोजिशन सिंस सेवरल टाइम. उसके मेन फंक्शन है टू प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म टू पॉलिसीज, टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट. ये ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर नहीं है कॉन्सेप्ट. ये ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट यूके के यहाँ पर है कि वहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है दे मेंटेन ए कैबिनेट ऑफ देयर ओन. उनके अपने एक शेडो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, शेडो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं. ठीक है, एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पर फंक्शन करती रहती है. ऐसा नहीं है कि वो जाकर पॉलिसी बनाती है, बट दे फंक्शन एज एन ऑफिशियली कि भाई हम पैरेलल गवर्नमेंट है, एक पर ऑल्टरनेट है. पैरेलल इज द रॉन्ग वर्ड, ऑल्टरनेट गवर्नमेंट है उनकी तरह. हमारे यहाँ पर इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है. हमारे यहाँ पर यह है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उनको क्रिटिसिज्म करना होता है गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी का, एज इन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, नॉट द डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. लीडर ऑफ अपोजिशन वही बन सकता है जिसके पास 10% सीटें हों. लोकसभा में 10% हो जाए 55
अब जो हमारी सेकंड बिगेस्ट पार्टी है, 2014 में कांग्रेस थी, उसकी 44 सीटें आई थी। 2019 में भी कांग्रेस है, उसकी 52 के करीब सीटें, किसी ने भी 55 नहीं क्रॉस की, इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन सिलेक्ट ही नहीं हुआ। लीडर ऑफ अपोजिशन इज डको सिबा वाज अकॉर्डेड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन इन 1977, मतलब कि 1969 में सबसे पहले ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, फिर 1977 में इसको रूल्स के अंदर लिख दिया गया। दैट इज इट फाइनली, ये बातें हो गई क्लियर। ये देखो आप आज आपका काम क्या है, लीडर ऑफ हाउस कौन है लोकसभा में, लीडर ऑफ हाउस कौन है राज्यसभा में, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है वो मैंने बता दिया वैसे, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है राज्यसभा में, एंड जो ये वाला टॉपिक है विप। एक तीसरा लीडर होता है पार्लियामेंट के अंदर जिसको कहा जाता है विप। विप वो हंटर वाला विप होता है वाला, ऐसे वाला जो होता है उसको विप कहते हैं। अब ये विप जो वर्ड है ये कंफ्यूजिंग क्यों होता है आपको, देखिए मैं बताता हूं। सबसे पहले तो एक तो ये विप वर्ड का मतलब होता है इंडिविजुअल, एक आदमी होता है उसको विप कहते हैं, तुम विप हो, यू आर द विप, यू आर द विप, ठीक है। उसके बाद जो वो इंस्ट्रक्शंस देता है उसको भी विप कहते हैं, ही इशूड अ विप, विप इशूड अ विप। ये इसीलिए कंफ्यूज हो जाना का, कई बार आप जब शब्द पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्या हो जाता है। विप का मतलब क्या होता है कि एक तो ऑफिस, एक बंदे को ना बोला जाता है कि ये बंदा विप है, ही इज द विप ऑफ द पार्लियामेंट, विप ऑफ द बीजेपी, ये विप ऑफ द कांग्रेस है। ये क्या होता है, द ऑफिस ऑफ द विप इज नॉट मेंशन्ड। सबसे पहले तो ये बात सोच लेते हैं, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ना रूल्स ऑफ द हाउस में, ना पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में। इट इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ये कहीं पर लिखा नहीं हुआ है बट इन जनरल इसको बना के रखते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है न्यूज के लिए। ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस इज मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ द हाउस। तो जो ये लीडर, प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंगली, वेरी गुड। ये रूल्स ऑफ द हाउसेज, अलग अलग रूल्स ऑफ द राज्यसभा में कैसे काम होगा उसके रूल्स हैं, रूल्स ऑफ द लोकसभा उसके क्या रूल्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं, वो उसमें नहीं लिखा हुआ है। क्या कहते हैं, ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस, रूल्स ऑफ द हाउस में, और बेसिकली लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में। अलग से दो प्रकार से लॉ बनाए गए हैं, ठीक है। नथिंग टू नो, ये पूछने जाने की संभावना कम है। नेवरदलेस विप कहीं पे भी नहीं लिखा, विप इज अ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। ये पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी क्लियर, दिस कैन बी आस्क्ड कि कौन कौन सी कन्वेंशन है, उसकी लिस्ट बना के मैं दूंगा, चिंता मत करो। परंतु आज के लिए याद कर लीजिए कि विप जो होता है, विप ये ऑफिस जो है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, जरूरी नहीं होता है बनाना। विप का मतलब दो चीजें, एक तो इंडिविजुअल को विप कहते हैं कि ये बीजेपी का विप है, ये कांग्रेस का विप है, इंडिविजुअल। एंड देन वो जो इंस्ट्रक्शंस देता है, वो जो ऑर्डर देता है, उस चीज को भी विप कहा जाता है। तो जैसे बीजेपी की विप ने बोला कि आज सब वोट यस करेंगे, सो दैट इज ए विप इशूड बाय द विप ऑफ द बीजेपी। हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे रूलिंग हो चाहे अपोजिशन हो, हैज ओन विप in the parliament. He is appointed by the political party to serve as an assistant floor leader. तो हर एक पार्टी का जो भी सबसे सीनियर लीडर है वो फ्लोर लीडर होता है, इसको एक असिस्टेंट फ्लोर लीडर बना देते हैं। इसका क्या काम होता है कि ये इंश्योर करता है कि सारे तो जो पार्टी के लोग हैं, जो बीजेपी के हैं, जो कांग्रेस अपनी अपनी पार्टी के लोग हैं, ये आए, प्रेजेंट रहें, वोट वही करें जो हम इनको कह रहे हैं, उनको चीजें समझाता है कि भाई देखो ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं हम और आपको हाँ बोलना है, आज अब ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं आपको यस बोलना है। ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग अटेंडेंस ऑफ हिज पार्टी मेंबर्स एंड सिक्योरिंग देयर सपोर्ट इन फेवर और अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इश्यू, ठीक है। पार्लियामेंट्री भी बच्चों की तरह है, कुछ बैक बेंचर्स की तरह कि नहीं गए स्कूल, नहीं गए पार्लियामेंट, तो बुलाना पड़ता भाई, प्लीज अंकल आ जाओ, आज इंपॉर्टेंट वोट है। ये काम सारे के सारे विप करता है और फिर बताता है कि आज यस करना है, नो करना है। अगर नहीं माने ना इसकी बात तो बेसिकली डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। ही रेगुलेट्स एंड मॉनिटर्स देयर बिहेवियर। द मेंबर्स आर सपोज टू फॉलो द डायरेक्टिव्स गिवन बाय द विप। तो विप ने जो विप दी है, अगर वो नहीं मानी जाए तो फिर जो उसकी पार्टी है उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब सस्पेंड कर देगी पार्टी से। इस प्रकार के जो काम होते हैं। तो ये तीन है, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड द विप। ये तीन ऑफिसेज हैं, तीन लीडर्स हैं जो हमारे पार्लियामेंट में होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। दिस इज इट। इसके बाद मैं इसको थोड़ा और तेजी से भी करा सकता हूं, बिलीव मी ऑन दैट। आई रियली वांट टू गो स्लो ऑन दिस। पार्लियामेंट का जो ये चैप्टर है, इसको करने के लिए तो 2 या 3 लेक्चर चलते हैं, परंतु हम कोशिश, ये लेक्चर है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस गलत होते हैं। सो आई एम गिविंग यू इनफ टाइम टू स्टे विद इट फॉर अ व्हाइल, एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स और एटलीस्ट फॉर 12 आवर्स, राइट। स्टे विद देम। 1-2 बार एक बहुत अर्जेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी जो पहले वाले चैप्टर है ना, सब कर लेते हैं, क्योंकि जब भी पूरी यूपीएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में जब भी लक्ष्मीकांत खोलोगे तो वो पहले 7-8 चैप्टर इमीडिएटली हो जाते हैं।
सो ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 years उन चैप्टरों को हर बच्चा 4-4 5-5 बार, सो दोज आर डन, दे यू विल बी एबल टू डू देम, दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स, उनके बारे में सब बातें करते हैं तो इसलिए हो जाता है। हाउएवर दिस चैप्टर पार्लियामेंट, ये थोड़ी दूर में, ये बुक के 30-35% के दूर में पहुंचता है, यहाँ तक बच्चे पहुंचते नहीं है। इसको कुछ लोग 2-2 साल में 3 साल में एक ही बार किया होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इस चैप्टर को पार्लियामेंट को इन क्लासेस के बाद इमीडिएटली विद इन 1 वीक 2-3 बार रिवाइज कर लेना है। एक दिस इज गोना टेक ओनली वन एफर्ट, दिस इज गोना टेक ओनली वन एफर्ट, इट विल नॉट बी, उसके बाद बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस स्पेसिफिक चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज, इन चैप्टर्स के लिए बोल रहा हूँ और किसी के लिए नहीं है। कि जैसे ही ये क्लासेस करो विद इन 1 वीक इसको जितनी भी जल्दी 2-3 बार रिवाइज इस पूरे चैप्टर को कर सको कर लीजिएगा। मैक्सिमम नंबर जो गलत होने की संभावना है वो यहीं से ही होती है। इन क्लासेस का PDF दिस इज द टेलीग्राम चैनल यू विल फाइंड ऑन, एंड you can also connect with me on your choice of social media। ये मैंने सारे अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाए हैं, एग्जैक्टली। एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो फिर तो यार सबसे सरल बात है कि आप इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द लेक्चर नंबर 28। वी विल कंटिन्यू विद द पार्लियामेंट, समन, प्रोरोग, एडजर्नमेंट, क्योंकि अब हमने बना दिया है ये ऑफिस, ये स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का है, अब इनके कुछ काम है, ये करते क्या है बैठ के उस पार्लियामेंट में, राज्यसभा लोकसभा में। लेट अस सी इन द लेक्चर नंबर 28।